am CA रवीना कुमार, एजुकेटर एट HGPA। आज हम मैराथन के सेकेंड सेशन पे मिल रहे हैं टू रेफर द फर्स्ट सेशन ऑफ द मैराथन, क्लिक ऑन द आई बटन। आज हम चैप्टर नंबर 3 सेपरेटली लेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फॉर CS एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये चैप्टर पे बहुत से MCQ आते हैं। इट्स अ बेसिक इजी चैप्टर, पर लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम MCQs में गलती कर सकते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है, बिजनेस पॉलिसी। ये इस चैप्टर का एक पार्ट है कि बिजनेस पॉलिसी क्या होता है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है जहाँ पे हम फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजी। फंक्शंस मतलब क्या होता है बच्चों, फाइनेंस एक फंक्शन होता है, मार्केटिंग एक फंक्शन होता है, तो हम इन सब की स्ट्रैटेजीज कैसे बनाएंगे, हमें ये पढ़ना है। पहले हम फर्स्ट पार्ट पे ही फोकस करेंगे, दैट इज विच इज द फर्स्ट पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज द बिजनेस पॉलिसी। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज, पॉलिसी वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे एक घर की पॉलिसी होती है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, संडे बाहर का खाना चलेगा, मंडे टू सैटरडे हमें घर का खाना खाना है। पॉलिसी मतलब एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से चले, राइट। तो पॉलिसी का मतलब क्या होता है बच्चों, अभी हमें ये सब चीजें फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने हैं। सो बिजनेस पॉलिसी इज द गाइडलाइंस डेवलप्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसे रूल्स बना के रखे हैं ताकि वो गवर्न कर सके एक्शंस को जो वहां पे काम कर रहे हैं, राइट। They define the potential limit within which the decisions must be taken. कंपनी में कोई भी डिसीजंस है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 50 करोड़ रुपए है तो हम इन्वेस्टमेंट अंदाजा 45 करोड़ तक करेंगे ताकि 5 करोड़ हम सेविंग अकाउंट में रखें। तो ये होते हैं प्रॉपर रूल्स जो हमें फॉलो करने हैं एंड अकॉर्डिंगली ही डिसीजंस लिए जाएंगे। सो बिजनेस पॉलिसी क्या होता है बच्चों, दीज आर द गाइडलाइंस विच आर डेवलप्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, और हमें उसके अंदर ही ये चीजों को क्या करना है, फॉलो करना है, राइट। ऑब्वियसली बच्चों जो टॉप लेवल मैनेजमेंट रहेगा वही बिजनेस पॉलिसी हमें बताएगा, वही हमें डायरेक्शन बताएगा, वही हमें बताएगा कि कंपनी के एम्प्लॉइज लोग कैसे काम करेंगे, क्या मैन्युफैक्चर करेंगे, क्या सैलरी रहेगी, क्या शिफ्ट रहेगी, राइट। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी, तो वो होता है द स्टडी ऑफ द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीनियर मैनेजमेंट के कि वो पॉलिसी बनाता है, क्रूशल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, डायरेक्शन बताता है कि तुम्हें कहाँ पे चलना है, राइट। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है, क्या प्रॉब्लम्स तुम फेस कर रहे हो वो ये बताता है, एंड देन ये हमें डायरेक्शन देता है कि कहाँ पे हमें चलना है। ये एक बार नहीं होता, ये कंटिन्यूसली हमें करना पड़ता है। इट इज अ कंटिन्यूस डेफिनेशन ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन। क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, बिजनेस पॉलिसी हमें ये चीज बताती है। ओके, अब आज हम एक कंपनी की बिजनेस पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बिजनेस पॉलिसी है कि हमें क्वालिटी पे बहुत ध्यान देना है, बिकॉज हम जब एडवर्टीजमेंट भी करते हैं या हम जब मार्केटिंग करते हैं, हम लोग क्वालिटी पे सबसे हाईएस्ट फोकस करते हैं। तो जब हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट बनेगी तो वो स्टेटमेंट कैसे लेनी चाहिए, वो जो सिंपल है, इट शुड बी बेस्ट, इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी क्लियर। सबको पढ़ते साथ समझ में आना चाहिए कि पॉलिसी स्टेटमेंट क्या बताना चाहती है, बिकॉज अगर पॉलिसी अच्छी रही तो कंपनी ऑटोमेटिकली सही तरीके से चल सकती है, राइट। इट शुड बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या है बच्चों, स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई जनरल नहीं होनी चाहिए, क्या क्या करना है एकदम स्पेसिफिकली बताओ, क्लियर। वो पढ़ने के बाद कोई डाउट्स अराइज नहीं होनी चाहिए हमें, इट शुड बी clear. The policy must be unambiguous and clear as possible, ताकि वो subordinates को क्या कर सके, ताकि ये policy subordinates को सही तरीके से guide कर सके। It should be reliable, मतलब कंपनी के employees ये policy पे rely कर सकते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि ये policy सही बनी है। And it should be uniform। बच्चों यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, सेम होनी चाहिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसा नहीं एक ऑर्गेनाइजेशन को बोला है कि कॉस्ट कम करना है, एक डिपार्टमेंट को बोला है कॉस्ट कम करो, एक डिपार्टमेंट को बोला है नहीं क्वालिटी हाई करो। पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए। सो इट शुड बी रिलायबल, इट शुड बी यूनिफॉर्म। द पॉलिसी मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड रिलायबल इनफ ताकि उसको सबऑर्डिनेट सही तरीके से फॉलो कर सके। अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मतलब सही पॉलिसी बनानी है बच्चों। हमारा जो गोल है, फॉर एग्जांपल हमारा गोल है हमें CS एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटेम्प्ट में लिखना है, तो हमारी पॉलिसी क्या रहेगी, हम दिन में कम से कम 15 घंटे पढ़ेंगे। तो 15 घंटे पढ़ना ये अप्रोप्रिएट पॉलिसी। 3 घंटे पढ़ना नॉट एन अप्रोप्रिएट। तो वो लोग बोल रहे हैं बिजनेस पॉलिसी बननी कैसी चाहिए, अप्रोप्रिएट। किसके
per the company goals. It should be सिंपल, ताकि हमारे सबॉर्डिनेट्स उसको आसानी से समझ पाए. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए कि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो कि सबॉर्डिनेट डर के कंपनी छोड़ के चले जाए. इट शुड बी सिंपल. इट शुड बी इंक्लूसिव. इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है बच्चों? कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, मतलब पूरी कंपनी को मद्देनजर रखते हुए सब चीज़ों को इंक्लूड करके ही हमें प्रॉपर बिजनेस पॉलिसी ड्राफ्ट करनी है. फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है बच्चों? Flexible in its application. It should have wide scope so as to ensure that the manager use them. Flexible का मतलब होता है जब हमें जैसा सिनेरियो है, जैसा इकोनॉमिक्स चल रही है, जैसा चल रहा है, उसके हिसाब से हमें बिजनेस चलाना पड़ता है. कोविड में बिजनेस के रूल्स बदल गए. कोविड के पहले अलग तरीके से बिजनेस होता था, अभी अलग तरीके से बिजनेस होता है. तो हमने जो पॉलिसी बनाई है वो होनी चाहिए फ्लेक्सिबल. अगर कोई इन्वायरमेंट में चेंज आ भी जाए तो हम लोग बिजनेस करते हमें आना चाहिए. एंड इट शुड बी स्टेबल. बच्चों रोज आके अगर तुम बिजनेस पॉलिसी बदलोगे तो कोई मैनेजर नहीं टिकेगा कंपनी में, कोई एम्प्लॉय भी नहीं टिकेगा. ओके, सो क्या लिखा है बच्चों? बिजनेस पॉलिसी मतलब क्या? इट इज अ फंक्शन. वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, हमें सही तरीके का डायरेक्शन दिखाता है. इट इज अ थिंग विच इज टू बी डन कंटिन्यूसली. पॉलिसी होनी चाहिए स्पेसिफिक, जनरल नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, इंक्लूसिव. उसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए बिजनेस पॉलिसी बनानी चाहिए. एंड इट शुड बी स्टेबल. तुम बार बार बिजनेस पॉलिसी को बदल नहीं सकते. बिजनेस पॉलिसी ये कंसेप्ट बहुत पुराना है. ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कंसेप्ट बहुत पहले से 1911 से स्टार्ट हो गया था. लेकिन इंडिया में कभी आया? When did it come in India? ये मैनेजमेंट का कंसेप्ट है. इट केम जब IIM आया था. देखो क्या लिखा है? द फॉर्मल मैनेजमेंट एजुकेशन स्टार्टेड इन इंडिया इन द लेट 50s with the setting up of the Indian Institute of Management and the administrative staff of the college. क्यों बिजनेस पॉलिसी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों? बिजनेस पॉलिसी इसलिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बिजनेस को भी समझना है, तुम्हें तुम्हारे इन्वायरमेंट को भी समझना है, तुम्हें तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन भी समझना है. बच्चों अगर पॉलिसी नहीं रहेगी तो कंपनी में फॉर एग्जांपल 2000 लोग काम करते हैं. उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हें क्या काम करना है? उन्हें क्वालिटी के लिए काम करना है, उन्हें प्राइस कम करने के लिए काम करना है, उन्हें मार्केटिंग किस पे काम करना है, ये समझेगा कैसे? अनलेस एंड अनटिल कोई पॉलिसी नहीं है तब तक हम लोग कोई भी काम शुरू नहीं कर सकते. सो बच्चों सेटिंग अप ऑफ अ बिजनेस पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक MCQ के लिए क्वेश्चन याद रखेंगे. इंपॉर्टेंस है इसके 3. क्या क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी. एक होता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वायरमेंट, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस पॉलिसी बिजनेस कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए जरूर. बच्चों इन्वायरमेंट समझना पड़ता है. इन्वायरमेंट मतलब क्या? पॉलिटिक्स समझने पड़ते हैं, टैक्स स्ट्रक्चर समझना पड़ता है, गवर्नमेंट को समझना पड़ता है. बहुत सारी चीज़ें को समझ के हम बिजनेस चला पाते हैं. एंड लास्ट इज खुद को समझो. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब खुद का कंपनी, इन्वायरमेंट मतलब बाहर का, एंड बिजनेस मतलब क्या बच्चों? कि तुम कौन सा बिजनेस कर रहे हो, उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. अगर तुम ये समझ पाओगे तो ही तुम लोग बिजनेस कंडक्ट कर पाओगे. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कोर्स इटसेल्फ, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कोर्स इटसेल्फ, ये जो हमारा कोर्स है, अगर हमें नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन्ड इन द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, हमें पहले पूरा बिजनेस कोर्स समझना पड़ेगा कि भाई क्या क्या होता है बिजनेस में, क्या क्या नॉलेज होने की ज़रूरत है. नॉलेज ठीक है, और उसके बाद हमें क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी फेस करनी पड़ती है. मतलब क्या? हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. हमें इकोनॉमिक्स समझना है, हमें सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल साइंस, हमें ये सब कुछ समझ के बिजनेस पॉलिसी ड्राफ्ट करना पड़ता है. इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस बच्चों ये है, ये देखो. बिजनेस पॉलिसी मेक्स द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट मोर मीनिंगफुल. अगर तुम पूरे कोर्स को समझ पाओगे तो तुम्हें ये समझेगा कि भाई मैनेज करना क्यों ज़रूरी है. मार्केटिंग को मैनेज करना ज़रूरी है, पैसों को मैनेज करना ज़रूरी है, प्रॉफिट मैनेज करना ज़रूरी है, कस्टमर खुश रहना चाहिए, शेयर होल्डर खुश रहना चाहिए, गवर्नमेंट खुश रहनी चाहिए. तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई बिजनेस पॉलिसी को स्टडी करना मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? अ शॉर्ट टर्म गेन फॉर डिपार्टमेंट is willingly sacrificed in the interest of the long term benefit. तुम्हें ये समझना पड़ता है कि हमें शॉर्ट टर्म चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, हमें किस पे फोकस करना है? हमें लॉन्ग टर्म चीज़ों पे फोकस करना है. सो क्या हेडिंग है बच्चों? ये
बस इसमें 2-3 पॉइंट्स याद रखेंगे। क्या लिखा है? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कोर्स इटसेल्फ, तुम्हें पहले पूरा मैनेजमेंट का कोर्स समझना है कि हमें क्या पॉलिसी डेवलप करनी है। एक बार तुम ये समझ जाओगे तो तुम ये डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म फायदा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं देखना हमें। कौन सा प्रॉफिट देखना है? हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देखना है। फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इन्वायरमेंट है, और उसके अंदर हमें छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमें पूरा इन्वायरमेंट समझना है और फिर ही हमें बिजनेस पॉलिसी बनानी है। जैसे कि बाय गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, मैनेजर्स लोगों को ये समझ में आता है कि हम बिजनेस कैसे चलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब जियो लॉन्च हुआ तो उनको ये इन्वायरमेंट समझा कि भाई लोग आजकल इंटरनेट की तरफ अट्रैक्टेड है, तो उसने क्या लाया? 6 मंथ्स का फ्री इंटरनेट का कंसेप्ट है, ताकि लोगों को आदत पड़े इंटरनेट यूज करने की। तो उसने क्या समझा? उसने समझा इन्वायरमेंट, उसने समझा कंज्यूमर्स को, जैसे कि जियो अंडरस्टूड द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट। By being able to relate the environmental changes to the policy changes within the organization, managers feel that they are a great part of the great design. मतलब हम जो भी पॉलिसी बनाएंगे हमें environment को देख के बनानी है। एंड लास्ट बच्चों, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं हमें उसे समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेंडर करनी है। अनेबल्स अ पर्सन टू मेक प्रिपरेशंस फॉर हैंडलिंग जनरल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सही बात है। सो बच्चों, इसमें नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस एक चीज याद रखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी के 3 व्यू पॉइंट्स है। बस ये 3 पेपर में 1 ये भी आ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंस है, 5, 6, 3, 2 ABCD में, एंड देन तुमको 3 टिक करना है। और हेडिंग याद रखेंगे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कोर्स, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एनवायरमेंट एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी यहाँ से शुरू होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हेडिंग क्या दी है? व्हाट इज द फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये हमने लास्ट टाइम किया था। पहले इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करो, फिर उसको फॉर्मुलेट करो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो, और फिर उसको करो इवैल्यूएट। ये हमने सेकंड चैप्टर में लास्ट मैराथन में पढ़ा। ये 4 चैप्टर थे। सेम वही क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बच्चों, सबसे पहली बात हमें बिजनेस को करना है असेस, मतलब हमें बिजनेस को देखना है, फिर हमें फॉर्मुलेशन करना है, फिर हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, और उसके बाद हमें चेक करना है कि हमारा काम सही चल रहा है कि नहीं। स्टेप्स वही है, सिर्फ वर्ड्स अलग दिए, वो MCQ के हिसाब से हमें सिलेक्ट करना है। पहला क्या होता है? इन्वायरमेंट को स्कैन करो, मतलब असेसमेंट करो, फिर करो फॉर्मुलेशन, फिर हमें करना है ट्रांसलेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी इनटू द एक्शन, एंड देन वी हैव टू टेस्ट, लर्न एंड अडैप्ट। ओके, बस इतना ही पार्ट था बच्चों सेकेंड चैप्टर का। इसमें 3 हेडिंग थे। दीज आर द सेम हेडिंग जो कि था इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन। वो ही है, सिर्फ इसका नाम असेसमेंट कर दिया, इसका नाम फॉर्मुलेशन है, इसको बोला है एक्शन में लेके आना, इसको बोला है टेस्ट, अडैप्ट एंड लर्न। इट इज वन एंड द सेम। ये इतना ही पार्ट है। यस, इस पे हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है। अभी हम 2 वर्ड्स पढ़ने वाले हैं बच्चों। एक वर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंपनी का विजन, और एक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंपनी का मिशन। अभी इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? पेपर में जनरली इसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है। बिफोर स्टार्टिंग एक एग्जाम्पल पे जाएंगे हम आज। अमेजॉन कंपनी हमें सबको पता रहेगा, हम कंटिन्यूसली एवरीबडी वहाँ से शॉपिंग करते हैं, राइट। अभी पढ़ते हैं अमेजॉन क्या बोलना चाहता है। अमेजॉन मिशन में देखो क्या बोल रहा है, एक है मिशन, एक है विजन। अमेजॉन मिशन में क्या बोल रहा है कि भाई मेरे को लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस में गुड्स बेचने हैं। ये अभी भी कर रहा है अमेजॉन। हाँ मैम, हम अभी भी लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस में ही गुड्स खरीदते हैं अमेजॉन से। सही है। तो मिशन क्या होता है बच्चों? मिशन होता है जिसमें तुम एट प्रेजेंट काम कर रहे हो। क्या लिखा है? वी स्ट्राइव टू ऑफर आवर कस्टमर्स द लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस, द बेस्ट अवेलेबल सिलेक्शन एंड द एट द मोस्ट कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब क्या? अमेजॉन की साइट सही तरीके से वर्क होती है, हम कोई क्वेरी करते हैं तो उसका आंसर हमें प्रॉपरली देते हैं। विजन देखो क्या लिखा है? टू बी अर्थ मतलब पूरी दुनिया का मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी वेयर द कस्टमर्स कैन फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग दे वांट टू बाय ऑनलाइन। बच्चों, अभी तक अमेजॉन इस पे काम कर रहा है कि वो पूरी दुनिया का बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी तक बना नहीं है। सो बच्चों, मिशन का मतलब जो तुम प्रेजेंटली हो, जैसे कि तुम प्रेजेंटली लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस दे रहे हो। और विजन मतलब फ्यूचर। विजन मतलब तुम्हें कहाँ जाना है,
वेयर यू वॉन्ट टू गो, तो हमको कहाँ पहुंचना है, हमें पूरी दुनिया का टॉप पे पहुंचना है। और ये क्या बताता है भैया, हम अभी क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग नाउ। याद रखेंगे मिशन मतलब हम अभी क्या कर रहे हैं, विजन मतलब अभी हमें कहाँ पे पहुंचना है। मिशन मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, मतलब क्या, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हम सेल डिक्लेयर करते हैं, हम बहुत ब्रांड से कोलैबोरेट करते हैं, हम बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, ये है उसका मिशन। और ये करते करते फॉर एग्जाम्पल उसको 10 साल में टॉप मोस्ट बनना है। ठीक है, ओके। अभी हम स्टडी करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मिशन एंड विजन। सबसे पहली चीज आ जाइए, विजन मतलब वेयर यू वॉन्ट टू बी। अमेजॉन को कहाँ पहुंचना है, पूरी दुनिया का टॉप बनना है। मिशन, हाउ यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट, मतलब तुम अभी किस तरीके से काम करोगे कि तुम 10 साल के बाद वहां पहुंचो। डिफाइंस द पर्पस एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, भाई तुम्हारा पर्पस क्या है। अमेजॉन का पर्पस क्या है, सस्ते चीजें बेचना। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू वी डू। मिशन मतलब क्या, हम क्या कर रहे हैं, हम कौन से प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, हम जिंदा क्यों हैं। और ये बोलता है वेयर डू वी एम टू गो। ये प्रेजेंट की बातें करता है, ये फ्यूचर की बातें करता है। मिशन बताता है कि हम अभी क्या फंक्शन कर रहे हैं, अभी फंक्शन मतलब हम कैसे फंक्शन कर रहे हैं, हमारी क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, हम प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ा रहे हैं, हम सेल्स मार्जिन कैसे बढ़ा रहे हैं। तो तुम्हारा प्राइम फंक्शन क्या है, जैसे कि टू डिफाइन की मेजर्स, जैसे कि लीडरशिप का ध्यान देना, जैसे कि स्टॉक होल्डर्स का ध्यान देना, तब जाके अमेजॉन सही कंपनी बढ़ पाएगा। और विजन क्या बोलता है, विजन बोलता है भाई मेरे को 10 साल में यहाँ पहुंचना है, बस इसकी बात कर रहा हूँ। इट लिस्ट वेयर यू सी योर सेल्फ सम ईयर्स फ्रॉम नाउ, इट इंस्पायर्स यू टू गिव योर बेस्ट, इट शेप्स योर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाई आर यू वर्किंग हियर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा विजन क्या है कि 10 साल के बाद हम फॉर एग्जाम्पल 2 लाख पर मंथ कमाए, ये हमारा विजन है। तो हमारा मिशन क्या है, हमारा मिशन ये है कि हम अभी CS एग्जीक्यूटिव इतने अच्छे से पढ़े कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्लियर कर पाए। ठीक है, कभी कभी मिशन बदलता है, हाँ कभी 18 घंटे पढ़ते हो, कभी मूड नहीं तो 2 ही घंटे पढ़ते हो, पर बच्चों विजन जनरली हम लोग बहुत बार चेंज नहीं करते। यहाँ पे क्या है, मिशन चेंज हो सकता है लेकिन विजन की पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग बहुत कम है। योर मिशन स्टेटमेंट में चेंज बट इट शुड बी टाइड टू योर कोर वैल्यूज। भाई मिशन बदल सकता है कि हाँ आज मैं 2 ही घंटा पढ़ूंगी, पर तुम फिर क्या करोगे, नेक्स्ट संडे डबल पढ़ाई करोगे। मिशन चेंज हो सकता है लेकिन तुमको जो टारगेट अचीव करना है तुम वो लोग अचीव कर पाओगे। विजन, सो द चेंज शुड बी केप्ट एट मिनिमल। जनरली लोग विजन स्टेटमेंट बदलने के प्रेफरेंस में नहीं रहते हैं। ओके, ये क्या आंसर्स देता है, हम व्हाट डू वी डू टुडे, फ्रॉम होम डू वी डू, व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाई आर वी डूइंग इट, हम क्यों कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं। और ये बोलता है बस मुझे आगे देखना है, वेयर डू वी वांट टू गो, व्हेन डू वी वांट टू रीच द स्टेट। मिशन बताता है तुम्हारा पर्पस एग्जिस्टेंस का, और ये बताता है कि हमारा फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। बेसिकली बस इतना याद रखें बच्चों, मिशन मतलब क्या होता है बच्चों, मिशन का मतलब होता है, लेट्स सी, मिशन का मतलब होता है कि तुम अभी जिंदा क्यों हो, तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम कौन से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो, कौन से कस्टमर्स को बेच रहे हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटका कहाँ बेच रहे हो, तुम्हारा बिजनेस क्यों चल रहा है, उसको बोला जाता है मिशन स्टेटमेंट। और जो मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए अट्रैक्टिव, शॉर्ट। हम 10 लाइन की मिशन स्टेटमेंट नहीं बना सकते वरना बच्चे हम लोग पढ़ेंगे नहीं। सो मिशन तो समझ में आ गया। अभी बेसिक बच्चों लर्न नहीं करना है, MCQ पैटर्न है। मिशन स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए बच्चों, शॉर्ट एंड स्नैपी, मतलब क्या, इट शुड बी अट्रैक्टिव। ये ब्रीफ इनफ होनी चाहिए कि भैया वॉलेट के अंदर बिजनेस कार्ड के पीछे तुम प्रिंट कर पाओ 2 मिनट्स मैगी, जैसे मैगी का है राइट, कि बाहर से भी आते हो, बाहर का खाना ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग मैगी बना सकते हो, उसका ये मिशन स्टेटमेंट है, 2 मिनट में मैगी तैयार। तो मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए शॉर्ट, मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए अट्रैक्टिव। ओके, सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, ऐसा बनाओ कि भाई मेमोरेबल बन जाए। ठीक है, जैसे मैगी की मिशन स्टेटमेंट मेमोरेबल है कि भाई हम 2 मिनट्स में मैगी बनाते हैं और होममेड फूड को हम सपोर्ट करते हैं राइट, क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, बस पानी में डाला मैगी तैयार। यू हैव टू मेक इट मेमोरेबल, यू हैव टू मेक इट यूनिक। मैगी यूनिक क्यों है बच्चों, क्योंकि मैगी बनता है क्विक,
और इजीली एक होममेड मील है। बच्चा भी बना सकता है, बूढ़ा भी बना सकता है, लड़के भी बना सकते हैं और लड़की भी। एंड मेक इज रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब क्या, मैगी सिर्फ बोलता नहीं है, मैगी बन भी जाता है बच्चों जल्दी से। मैगी को बनने के लिए आधा एक घंटे की जरूरत नहीं है। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, मिशन स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए बच्चों? पहले बात तो शॉर्ट होनी चाहिए, लोग उसको मेमोराइज कर पाए, इजीली याद रख पाए, यूनिक होनी चाहिए, राइट। एंड नेक्स्ट इज बच्चों झूठ नहीं होना चाहिए। मिशन स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? मिशन स्टेटमेंट सच होनी चाहिए। ओके, एक प्रॉपर याद रखेंगे। एमसीक्यू के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अ मैन विदाउट आईज इज ब्लाइंड बट अ मैन विदाउट विजन इज डेड। इसका मतलब होता है बच्चों विजन होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा विजन है कि तुम्हें 2 लाख कमाना है, अगर ये विजन नहीं रहेगा तो तुम लोग कभी पढ़ाई ही नहीं कर पाओगे। तो पढ़ाई करनी है, मिशन तो है, और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि तुम्हारा लॉन्ग टर्म विजन क्या है, तुम कहाँ पे पहुँचना चाहते हो, तो ही तो तुम आज मेहनत करोगे। सो क्या याद रखना बच्चों, विजन स्टेटमेंट बनाना इज वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग्स। ओके, विजन क्या होता है बच्चों? सिंपल है, विजन एक रोड मैप है, 10 साल का रोड मैप बना के रखा है। विजन में फ्यूचर को देखना है हमें। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, विजन इज ऑल अबाउट लुकिंग फॉरवर्ड। बच्चों जितनी भी चीजें मैं हाईलाइट कर रही हूँ तुम लोग उसको अंडरलाइन करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। और मेजरली हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है, हमें एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली सॉल्व करते आ जाएंगे। ठीक है, विजन स्टेटमेंट क्या है बच्चों? विजन स्टेटमेंट एक कंपनी का रोड मैप है। ओके, विजन स्टेटमेंट की रिवीजन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसका आंसर है नहीं। जनरली हम कोशिश करेंगे कि हम विजन स्टेटमेंट को कम से कम रिवाइज करें। विजन स्टेटमेंट अंडरगो मिनिमल रिवीजन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस। विजन कंसेंसस डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन गुड और बैड विजन स्टेटमेंट। पर जो विजन स्टेटमेंट अच्छी है या बुरी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा पर्सनल चॉइस है। कंपनी को जैसी विजन स्टेटमेंट बनानी है वो बनाएगा। कोई विजन स्टेटमेंट बनाता है जैसे पतंजलि कि हम नेचुरल चीजें बेचेंगे, और कोई बोलता है कि हम टोबैको बेचेंगे। तो दोनों गलत है क्या? दोनों सही है। तो विजन स्टेटमेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बुरी नहीं होती, सही नहीं होती, इसके बीच में हम कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। विजन स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है और हम कोशिश करेंगे कि हम विजन स्टेटमेंट को कम से कम अमेंड करें। ओके, सिंपल लॉजिक सेम है, कंसाइज होनी चाहिए, मतलब छोटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। टाइम हॉरिजन बच्चों 10 साल में अचीव करना है, 5 साल में अचीव करना है, ये भी बताना पड़ेगा। फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। लॉन्ग टर्म का 10 साल का प्लान है तो बच्चों स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बार बार वो चेंज नहीं होनी चाहिए। चैलेंजिंग तो होनी चाहिए ना। अगर तुम बोलोगे मैं 20,000 का टारगेट रखो 10 साल के बाद, कोई चैलेंज है इसमें, कोई मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। चैलेंजिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जनरल इनफ। एब्स्ट्रैक्ट की हाँ अंदाजा मैंने 2 लाख तक कमाना चाहिए। एंड डेफिनेटली इट शुड बी इंस्पायरिंग। अगर इंस्पायरिंग स्टेटमेंट रहेगी ना तो ही कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज लोग भी अट्रैक्टेड रहेंगे कि मैगी एम्प्लॉय लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है जितनी जल्दी कंपनी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा अपनी भी सैलरी बनेगी। तो विजन स्टेटमेंट बच्चों छोटी होनी चाहिए, बेसिक है, क्लियर होना चाहिए, टाइम हॉरिजन डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं इस वजह से टाइम हॉरिजन डिफाइन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इट शुड बी फ्यूचर ओरिएंटेड, इसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इट शुड बी चैलेंजिंग एंड इट शुड बी इंस्पायरिंग। अब बच्चों विजन स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? विजन स्टेटमेंट बनाना क्यों जरूरी है? बच्चों अगर हमारे विजन नहीं रहेगा लाइफ में तो हमारे पास कोई मोटिव नहीं रहेगा, हम लोग कोई भी चीज़ के लिए एक्साइटेड नहीं रहेंगे, हम कोई भी चीज़ सही तरीके से करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, अगर हमें पता है कि हमारा विजन है कि हमें 2 लाख कमाने हैं तो आज से हम हमारा एक कॉम्पिटेंसी कि हम किस में अच्छे ये जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम फ्यूचर में उसी फील्ड में जाके जॉब करें। राइट, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? अरे इसका पर्पस ये है भैया, हमारे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे कि हाँ अपनी कंपनी तो बहुत बढ़ रही है, अपनी भी सैलरी बढ़ेगी, तो वो लोग मोटिवेटेड रहेंगे, वो लोग फोकस करेंगे और अपनी कोर कॉम्पिटेंसी, जैसे मैगी की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? उसका मसाले का फ्लेवर। वैसे ही बच्चों जब विजन बनता है हमें अपने अपने कोर कॉम्पिटेंसीज पे ध्यान देना पड़ता है। एंड हेल्प्स द कंपनीज डिफरेंशिएट फ्रॉम दी कॉम्पिटिटर्स। जितने भी मैगी कॉम्पिटिटर्स कितने भी आके गए हो, ये आके गया हो, पतंजलि आके गया, आज तक हम लोग मैगी को ही पसंद करते हैं। रीजन, उसका विजन क्लियर था कि उसका टेस्ट आज तक वैसा ही रहे, जो बोलता है वो ही वो सप्लाई करता है क्वालिटी में भी। तो वो लोग बोल रहे हैं कि पर्पस क्या है, हमें ये मालूम पड़ना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉयज खुश हैं, हमारा कोर कॉम्पिटेंसी है और हम हमारे कॉम्पिटिटर से हमारे प्रोडक्ट्स को अलग बता सकते हैं ताकि कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदें। दिस इज
विजन फ्यूचर का देखना है, स्टेबिलिटी देखनी है, लॉन्ग टर्म देखना है, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। और मिशन बोलते हैं भाई अभी तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम किस लिए कर रहे हो, अभी तुम कैसे कर रहे हो, अभी तुम जिंदा कैसे हो, उसको बोलते हैं मिशन। तुम्हारा पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, तुम लोग अभी कैसे काम कर रहे हो, राइट। मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए छोटी, मेमोरेबल, यूनिक एंड रियलिस्टिक। एंड बच्चों ये अपना बेसिक डिफरेंस एक बार देख लेंगे। हाउ यू विल गेट देयर, वेयर यू वांट टू गो, ये बात करता है प्रेजेंट की, ये बात करता है फ्यूचर की। मिशन में हम कभी कभी चेंजेस ला सकते हैं, पर विजन में हम जनरली चेंजेस लाने की कोशिश कम रखते हैं। बच्चों ये थोड़े बहुत उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं डिफरेंट कंपनी के। चलो एक उबर का देख लेते हैं। उबर मतलब जो हम टैक्सी यूज करते हैं टू ट्रैवल फ्रॉम हियर एंड देयर। उबर क्या बोलता है कि भाई मेरे को ट्रांसपोर्टेशन रिलायबल बनाना है, मतलब क्या, भरोसेमंद। हाँ, उबर का अभी भी भरोसेमंद है, वो उसके लिए तो अपनी सर्विस अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन वो विजन क्या लगता है, वो बोलता है कि भाई मैं ऐसा सर्विस प्रोवाइड करूँ कि मुझे कम नंबर ऑफ कार्स लगे, लेकिन मैं ज़्यादा लोगों को मेरी सर्विस दे पाऊँ और मैं ज़्यादा इनकम दे पाऊँ ड्राइवर्स को। और अभी ये इसके लिए काम कर रहा है, अभी तक बेस्ट नहीं बना है। तो मिशन अभी जो हम कर रहे हैं, विजन जहाँ पे हम लोग पहुँचना चाहते हैं। ये थोड़े बहुत कंपनीज के बच्चों एग्जाम्पल्स दिए हैं, दैट इज ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, मिशन क्या है और विजन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जितने मैंने पॉइंट्स बोले हैं उसको हाईलाइट कीजिए, एमसीक्यू में ये बहुत काम आते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। स्ट्रैटेजिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स होते हैं? बच्चों सब लोग सेम लेवल पे काम करते हैं क्या? नहीं मैडम, एक डायरेक्टर होता है, उसके बाद मैनेजर होता है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर होता है, राइट। ये सब लोग काम करते हैं, सही बात है ना। अभी देखो एक कंपनी देखेंगे हम, अंबानी की कंपनी देखते हैं, ठीक है। ये है हमारे अंबानी, फॉर एग्जाम्पल सी। ये पूरे किसके अंबानी किसका हेड है? अंबानी इज द हेड ऑफ रिलायंस इंडिया लिमिटेड। अंबानी के नीचे आते हैं जियो, करेक्ट है। रिलायंस फ्रेश जो सब्जियां बेचता है वो, एक आता है रिलायंस ट्रेंड जो आजकल कपड़े बेच रहा है, एक आता है पेट्रोल। इसके अंदर फाइनेंस टीम, मार्केटिंग टीम, एडवर्टीजमेंट टीम, इसमें फाइनेंस टीम, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट टीम, बहुत सारे टीम। सही बात है ना। तो ये एक लेवल है, ये एक रिपोर्टिंग का लेवल है, बस हमें ये ही पढ़ना है। आ जाओ, वेरी सिंपल। तो बच्चों एक बार अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके सुनेंगे, देखो मैं क्या बोल रही हूँ। व्हाट आर दी स्ट्रैटेजिक लेवल? तो सबसे पहले वो बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल, नंबर 1। सेकेंड इज बिजनेस लेवल एंड थर्ड इज फंक्शनल लेवल। ओके, जस्ट चलो, पहला इज कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल मतलब हमारे अंबानी, मतलब जहाँ पे हम रिलायंस की बात करें, जियो की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मतलब हम अंबानी की बात कर रहे हैं। जैसे कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड मतलब पूरी कंपनी, मतलब क्या? होल ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों इस पे एमसीक्यूज आते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। सेकेंड आता है बिजनेस लेवल। बिजनेस मतलब क्या? जैसे कि जियो एक बिजनेस है, सिम कार्ड का, पेट्रोल बेचना एक अलग बिजनेस है, कपड़े बेचना अलग बिजनेस है, वेजिटेबल्स बेचना एक अलग बिजनेस है। बिजनेस लेवल के मैनेजर्स होते हैं। यहाँ पे अंबानी की बात नहीं चल रही, यहाँ पे जियो का जो हेड है उसकी बात चल रही है, रिलायंस ट्रेंड का जो हेड है उसकी बात चल रही है, पेट्रोल का जो हेड है उसकी बात चल रही है। मतलब इंडिविजुअल बिजनेस, यहाँ पे हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन का नहीं सोच रहे, यहाँ पे हम इंडिविजुअल बिजनेस का सोच रहे हैं। एंड थर्ड में आता है फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या? फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा फंक्शनल मैनेजर। एक एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी यहाँ पे बात कर रहा है। पहले लर्न करें 3 लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, फंक्शनल स्ट्रैटेजी। ओके, कॉर्पोरेट मतलब कौन आ गया? कॉर्पोरेट मतलब सीईओ, सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके नीचे आ गया जियो का हेड। जियो माने बिजनेस का हेड, मतलब क्या? बिजनेस लेवल हेड। और उसके बाद फंक्शन का हेड आ गया, मतलब क्या? फंक्शन का मैनेजर। ये मतलब पूरा रिलायंस इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे उसके अंदर का एक छोटा सा पार्ट जियो, और जियो का भी एक छोटा सा पार्ट, मतलब फॉर एग्जांपल फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट। ये किसके बारे में सोचता है? ये पूरे कंपनी के बारे में सोचता है। ये सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचता है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचता है। बच्चों ये लेवल्स किस में होते हैं? बच्चों जिनका मल्टीपल बिजनेस होता है। अनलेस एंड अनटिल तुम्हारा एक ही बिजनेस है, तो अगर तुम्हारा एक ही बिजनेस है
तो बिजनेस लेवल तो आएगा ही ना, एक ही लेवल है। ये कब आता है बच्चों? ऑब्वियसली दिस विल ओनली कम व्हेन देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट। जैसे कि यूनिलीवर अलग अलग प्रोडक्ट्स देती है, रिलायंस अलग अलग प्रोडक्ट, जब तुम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करते हो तभी ही ये चीज आती है। ओके, ये तो हमें लेवल समझे, पर हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो हमें ये पढ़ना है कि मैडम ये क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इनका क्या काम, अंबानी क्या काम करते हैं, मैडम जियो का हेड क्या काम करता है, और मैडम फाइनेंस का हेड क्या काम करता है, हमें ये पढ़ना है। जियो का अपना पहले पढ़ेंगे हम, अंबानी क्या काम करता है। बच्चों अंबानी का काम होता है कौन सा नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन सा बिजनेस बेचना है, कितना हमें प्रॉफिट मिल रहा है, हमें ये बिजनेस चलाना है, नहीं चलाना है, रेंटेड पे चलाना है, इंडिया में चलाना है, आउट ऑफ इंडिया चलाना है, साउथ नॉर्थ, बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे कि पहले बात तो टाइप ऑफ बिजनेस, जैसे कि रिलायंस ने क्या डिसाइड किया, भाई हम लोग टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में आएंगे, पहले वो था जियो अभी आया, तो ये डिसीजन लेना। कॉम्पिटिटिव पोजीशन, भैया हमें कितने लोगों से क्या कंपटीशन करनी है, और रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब क्या, जैसे कि टाटा ने रिसोर्स डेवलपमेंट करके नैनो बनाई थी, तो ये सब बड़े डिसीजंस का ध्यान देते हैं। जियो क्या ध्यान देते हैं, भाई जियो कैसे काम करेगा, उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ाएगा, वो अपना प्रोडक्ट का ग्रोथ कैसे करेगा। जियो सिर्फ जियो के लिए सोचेगा, पर रिलायंस जो होता है अंबानी, वो पूरे बिजनेस के लिए सोचता है, हाउ टू कम्पीट इन अ पर्टिकुलर मार्केट। पर्टिकुलर मार्केट मतलब क्या, वो सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन मार्केट की ही बात कर रहा है, एंड हाउ टू अचीव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एंड आखिरी के जो होते हैं फाइनेंस, बोलते हैं कि फाइनेंस वाले को काम कैसे करना है, ऊपर से ऑर्डर आएगा वो काम करेगा, मार्केटिंग वाले को ऊपर से काम आएगा वो काम करेगा। एक्शन प्लान्स फॉर ईच फंक्शनल एरिया। एक्शन प्लान मतलब क्या, भैया असली में तो नीचे के लोग ही काम करते हैं ना, ऊपर के लोग तो सिर्फ डिसीजन लेते हैं। रियल काम कौन करता है, रियल काम किया जाता है नीचे। वो लोग बोल रहे हैं कि हमें एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बच्चों बस एक ट्रायंगल भी तुम्हें समझ लें, नीचे उन्होंने एक पेज की थ्योरी दी है, वो नहीं भी पढ़ी तभी भी तुम लोग पेपर में प्रॉपरली एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। लेकिन हर एक लेवल क्या करता है, तुम लोगों को ये प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। ये डिसाइड करता है किससे कम्पीट करना है, अपनी पोजीशन क्या है। बिजनेस वाला क्या बोलता है, मेरा इतना ही काम है, मेरे को ये देखना है कि मैं अपना प्रोडक्ट की ग्रोथ कैसे करूँ, मैं कैसे अचीव करूँ। एंड लास्ट वाला बोलता है कि मेरे को एक्शन प्लान लेके आना है। अंबानी ने 2010 से जियो की टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना शुरू किया था। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या सोचती है, भैया कौन सा बिजनेस करने का है। फॉर एग्जांपल उसने रिलायंस ट्रेंड एक नया बिजनेस लाया, उसने जियो एक नया बिजनेस लाया, तो व्हाट बिजनेस शुड वी बी इन। उसका काम है भैया एक्सपांशन कैसे होगा, एक्विजिशन कैसे होगा, कौन सा बिजनेस करना है। बिजनेस लेवल वाला क्या सोचता है, वो सिर्फ जियो के बारे में सोचता है कि क्या भाई जियो की 5G टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अभी मेरे को 6G लाना है, फिर मेरे को 7G लाना है, ये सिर्फ सोचता है जियो के बारे में। What methods do we invest to achieve competitive advantage? मतलब जियो ने ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे उसको फायदा मिले। फॉर एग्जाम्पल जियो किसके बारे में सोचता है, अपने टेक्नोलॉजी के बारे में सोचता है। रिलायंस ट्रेंड किसके बारे में सोचता है, वो अपने कपड़ों के बारे में सोचता है कि मेरे को स्टाइलिश कपड़े देने हैं। जियो सोचता है कि मेरे को सस्ता टेलीकम्युनिकेशन देना है। पेट्रोल वाला सोचता है कि मैं अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल कैसे दूँ। तो यहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं कि हम ऐसा कौन सा मेथड यूज करें जिससे हम जियो को अच्छी तरीके से चला पाएंगे। एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजी क्या बोलता है कि मैं फाइनेंशियल, मार्केटिंग, ऑपरेशनल विल बी इम्पॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट द बिजनेस। भैया फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या काम करना है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने क्या काम करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या करना है। ठीक है, इसको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये फर्स्ट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, ये है बिजनेस स्ट्रैटेजी। अच्छा एक और एक चीज़ है, कॉर्पोरेट और बिजनेस स्ट्रैटेजी वो अपना विजन और मिशन मद्देनजर रखते हुए ही काम करेंगे। फॉर एग्जांपल अंबानी का विजन क्या है कि उसको रिचेस्ट इंसान बनना है एशिया का या पूरे इंडिया का, जो अभी तक इंडिया का नहीं बना पर वो उसके तरफ काम कर रहा है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो दो लोग होते हैं, एक रिलायंस, एक अंबानी और एक जियो का है, इनको ध्यान देना पड़ता है अपने मिशन का, अपने बिजनेस का, अपने गोल्स का, अपने वैल्यूज का, कि गलत तरीके से काम नहीं करना है। और फंक्शनल एरिया में कौन कौन आता है बच्चों, HR आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, मार्केटिंग आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है, फाइनेंस आता है, बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। ओके चलो बच्चों हम लोग पूरा समझ के पहले थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि लोग कॉर्पोरेट लेवल के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। जितना मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बस उतना ही, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई एम हाईलाइटिंग एंड गिविंग यू सो दैट यू कैन प्रॉपरली प्रिपेयर फॉर द MCQ। हमें पूरा लर्न नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें कंसेप्ट समझना है। ओके, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या बोलता है,
कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बोलता है भैया अपने को ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, अपने को बिजनेस बढ़ाना है, अपने को डायरेक्शन, टाइमिंग, एक्सटेंट एंड पेस। डायरेक्शन मतलब क्या, हमें कौन से डायरेक्शन में काम करना है, हमें न्यू बिजनेस लाना है या हमें पुराने बिजनेस को ही बढ़ाना है। टाइमिंग्स, कौन से टाइमलाइन, जियो को कब लॉन्च किया, कब लॉन्च करना है, ट्रेंड बिजनेस कब लॉन्च करना है, वो ये सब चीजें। दीज आर दी हाईएस्ट लेवल, बच्चों ये लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं। इनका काम होता है वेरियस एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कौन जियो को कितने पैसे देने, ट्रेंड को कितने पैसे, जो ज़्यादा प्रॉफिट देगा उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये लोग क्या काम करते हैं, ये लोग एक्विजिशन का काम करते हैं और ये लोग एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब जियो को 10 करोड़ जाएंगे, ट्रेंड को इतना जाएगा, पेट्रोल को इतना जाएगा। ये लोग करते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस SBU, दैट इज स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स। SBU मतलब क्या है, जैसे जियो, ट्रेंड, पेट्रोल, ये लोग क्या करते हैं, सबके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करते हैं। अंबानी का क्या काम होता है, अंबानी का बिजनेस नहीं करते हैं चलते, वो करता है सबके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। वो एक मास्टर प्लान बनाता है जिसकी वजह से रिलायंस को मिलना चाहिए सक्सेस। वो चॉइस करता है कि भैया कौन सा प्रोडक्ट बेचना है। उसने चॉइस किया था कि मैं जियो लॉन्च करूँगा, कौन से मार्केट में करना है। जियो ने तो मार्केट क्या लॉन्च किया, पूरे इंडिया में उसने लॉन्च किया। और वो ये देखता है कि मैं अपनी ब्रांड वैल्यू कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं ऐसे कौन से बिजनेस में एंटर करूँ जिससे मेरी ब्रांड वैल्यू बहुत सही तरीके से क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ग्रोथ बताता है, SBU के बीच में वो कोऑर्डिनेशन करता है, वो डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, वो एक्विजिशन का डिसीजन लेता है, रिसोर्सेज बांटने का डिसीजन लेता है, ये बनाता है मास्टर प्लान, ये चूज करता है कि भैया कौन सा मार्केट एंटर करना है और मेरे को कौन सा प्रोडक्ट बेचना है और मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। ऊपर के मेजर डिसीजन, दीज आर द टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये लोग ऊपर के सब काम करते हैं। ओके, फिर बिजनेस लेवल क्या काम करता है मैडम, बिजनेस लेवल ये काम करता है कि जियो को कैसे बढ़ना है। जियो क्या है बच्चों, ये एक SBU है, therefore it requires different strategy for different products। इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है जियो की स्ट्रैटेजी अलग, क्लोथ मार्केट की स्ट्रैटेजी अलग, पेट्रोल की स्ट्रैटेजी अलग। सही बात है ना, सेम स्ट्रैटेजी कैसे हो सकती है, पॉसिबल है। जियो बेचता रहेगा एक प्लान, एक 200 कपड़े वो बेचता रहेगा वीकली, डेली पेट्रोल लिया जाता है डेली, तो उसको सबके प्लान्स क्या करने पड़ते हैं, उसको सबके प्लान्स बनाने पड़ते हैं अलग। तो जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म होती है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी सेट्स अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फॉर द फर्म। वो लॉन्ग टर्म प्लान बनाती है कि अगले 10 साल में जियो के साथ ये हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो है अपना बिजनेस लेवल, ये कौन सी स्ट्रैटेजीज बनाता है, ये बनाता है शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, ये बनाता है अपने बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, कॉर्पोरेट लेवल विल हेल्प SBU डिफाइन द स्कोप ऑफ ऑपरेशन एंड ऑल्सो लिमिट। कॉर्पोरेट के हिसाब से बिजनेस को चलना पड़ता है, जो कॉर्पोरेट बोलता है बिजनेस को उसके हिसाब से ही काम करना पड़ता है। ये ऊपर मैं बोल चुकी हूँ कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी यूजुअली अप्लाइज टू होल एंटरप्राइज। ऊपर कॉर्पोरेट पूरे एंटरप्राइज का ध्यान देता है और बिजनेस क्या करता है, बिजनेस वाला इंसान इंडिविजुअल अपने लिए ध्यान देता है। व्हाइल द बिजनेस स्ट्रैटेजी इज फॉर द इंडिविजुअल बिजनेस। बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या बोलता है, भाई मैं मेरा जियो कैसे चलाऊंगा, बिजनेस स्ट्रैटेजी बोलता है कि हाउ आई विल कंडक्ट। और लेकिन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बोलता है व्हाट नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट कौन सा बिजनेस लॉन्च करूँ, ये अंबानी सोचता है। लेकिन जियो का हेड क्या सोचता है कि हाउ विल आई कंडक्ट दी जियो बिजनेस। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। और जो कॉर्पोरेट का मतलब ये नहीं कि सब बिजनेस स्ट्रैटेजी को प्लस 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 किया तो कॉर्पोरेट की स्ट्रैटेजी बन गई, ऐसा नहीं होता। ये देखो यहाँ पे जो मैं बोल रही थी, ओके, ऐसा नहीं होता। ये अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा, ये अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा, ये इन लोगों को प्लस करेंगे तो अंबानी की स्ट्रैटेजी बनेगी। अंबानी स्ट्रैटेजी बनाएगा जिसके हिसाब से जियो को चलना पड़ेगा। तो दिस सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज नॉट द सम टोटल ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी। भैया बिजनेस स्ट्रैटेजी को प्लस करके कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी नहीं बनती, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी अलग बनती है, बट इट डील्स विद डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स। जियो का क्या काम है, उसका काम है भैया कॉस्ट कम करें, डिफ्रेंसिएशन करें कि वोडाफोन से जियो क्यों अलग है ये बताए, और वो फोकस करे कि उसको क्या अचीव करना है। ये है बिजनेस का काम, ये काम कॉर्पोरेट लेवल का नहीं होता। दिस इज द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। बिजनेस
बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, कुछ स्ट्रैटेजिक यूनिट का ध्यान देते हैं, अपने यूनिट पे फोकस करते हैं, उनको काम करना पड़ता है कॉर्पोरेट के हिसाब से। कॉर्पोरेट जो बोलता है उनको उस हिसाब से ही बिजनेस में डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ओके, एक एमसीक्यू को याद रखेंगे, हिल एंड जोन्स। हिल एंड जोन्स ने एक हिल बनाई और उसने बोला भाई इस हिल में मैं 3 इंपॉर्टेंट चीजें तुमको बोल रहा हूँ, IRE। हिल एंड जोन्स ने हिल बनाई और बोला 3 चीजें मैं हिल्स पे डाल रहा हूँ, IRE। इनोवेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, एफिशिएंसी। वो लोग बोल रहे हैं कि 3 इंपॉर्टेंट चीजें एक बिजनेसमैन ने ध्यान देनी चाहिए। एक तो जियो में था इनोवेशन, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कोई भी क्वेरी आ रही है तो वो इमीडिएटली रिप्लाई करता है, एंड लास्ट इज वो एफिशिएंटली मतलब वो सही तरीके से काम कर रहा है। क्लियर? एक ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, हिल एंड जोन्स 2007, 3 इशू, IRE। ये बीच में एक अलग टॉपिक आता है, इनोवेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, एफिशिएंसी। बस इसमें ये लोग इतना ही बोल रहे हैं और कुछ नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हमारे फंक्शनल स्ट्रैटेजी। फंक्शनल स्ट्रैटेजी मतलब एक एक फंक्शन को जो एक्चुअली में वर्कर लोग जो एक्चुअली में काम करता है, यहाँ पे उन लोगों की बात कर चल रही थी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इट रिलेट्स टू सिंगल फंक्शन ऑफ ऑपरेशन। सिंगल फंक्शन क्या क्या काम करेगा, एक्शन, टैक्टिकल्स मतलब क्या, एक्शंस केयरफुली प्लान टू गेन स्पेसिफिक गोल्स। यहाँ पे उन लोगों को क्या बनाना पड़ता है, एक्शन प्लान बनाना पड़ता है, और एक्शन प्लान को टैक्टिकल्स भी बोला जाता है, याद रखेंगे। 3rd लेवल एक्शन प्लान्स बनाता है और इस चीज़ को हम टैक्टिकल्स भी बोलते हैं। क्लियर है? ही हैज, जो नीचे का इंसान होता है उसको सबकी सुननी पड़ती है बच्चों, कोऑर्डिनेशन बिटवीन SBU एंड कॉर्पोरेट। छोटा सा बच्चा होता है ना घर पे, वो मॉम डैड की भी सुनता है और दादा दादी की भी सुनता है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि जो फंक्शन एरिया वाला इंसान है उसको दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो बच्चे, बहुत से बच्चों ये पॉइंट हाईलाइट नहीं करते। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल हो गया, बिजनेस लेवल हो गया, फंक्शन लेवल हो गया। ठीक है, फंक्शन लेवल का मतलब क्या, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, ये हेड हो गया। बच्चों क्या यही काम करेंगे कि इनके अंदर भी थोड़े लोग रहेंगे? अरे मैम रहेंगे ना, ऐसे कैसे? क्या फाइनेंस हेड के नीचे कौन रहेगा, फाइनेंस हेड के नीचे रहेगा फाइनेंस का डिपार्टमेंट। मार्केटिंग हेड को मदद करने के लिए कौन रहेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो वो लोग बोल रहे हैं कि बिलो फंक्शन लेवल मैनेजमेंट 4था लेवल आता है, विच इज ऑपरेशनल लेवल मैनेजर। ऑपरेशन मतलब क्या, जो ऑपरेशन एक्चुअली में कंडक्ट करते हैं। ये रीड करेंगे, ईच फंक्शन में बी डिवाइडेड इनटू सब फंक्शन। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, अ फंक्शनल मैनेजर कैन बी सब डिवाइडेड इनटू। मार्केटिंग का काम क्या है, एक मार्केटिंग हेड हो गया, उसके नीचे कौन कौन काम करेगा, एक इंसान जो प्रमोशन करता है, एक इंसान जो बेचता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि भैया फाइनेंस या मार्केटिंग हेड के नीचे भी एक सब डिवीजन आता है। ये नाम याद रखेंगे, पेपर में इस पे क्वेश्चन आ सकता है, विच इज द 4th हेड, दैट इज द ऑपरेशनल लेवल स्ट्रैटेजी। जो लोग एक्चुअली में ऑपरेशन कर रहे हैं वो। ओके, एक और एक उन्होंने चार्ट दिया जस्ट फॉर द क्विक रिव्यू बच्चों, एक और एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। कॉर्पोरेट क्या बोलता है, कॉर्पोरेट बोलता है मैडम एंटायर। बिजनेस क्या बोलता है, मैडम मैं सिर्फ अपने जियो का ही ध्यान दूंगा। ये कौन है मैडम, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये कौन है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये क्या सोचते हैं भाई एक्चुअली में मुझे क्या बिजनेस करना है और मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, मेरा अल्टीमेट गोल है अंबानी का इंडिया का रिचेस्ट इंसान बनना। दैट इज द बिजनेस टाइप। एंड ये क्या बोलता है कि भाई मेरे को अभी बिजनेस मैनेजर, एज ए बिजनेस मैनेजर मेरे को क्या काम करना है। वो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट सिर्फ डिसीजन लेता है, इज डिसिसिव। ये बेचारा एग्जीक्यूट करता है, ये मालिक है बच्चों, इसका काम है डिसिसिव, डिसीजन लेना। इसका काम है उसको एग्जीक्यूट करना। ये होता है लॉन्ग टर्म, ये होता है शॉर्ट टर्म। सही बात है। ये क्या काम करता है, एक्सपांशन करना, जियो को स्टेबल रखना कि जियो स्टेबिलिटी से काम कर सके। और ये क्या काम करता है, ये बोलता है मुझे जियो का काम, जियो का खर्चा कम करना है, मेरे को फोकस करना है और मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है कि मेरे को ये डिफ्रेंशिएट करना है कि मेरा जियो सबसे अच्छा क्यों है। क्लियर है? ओके, यहाँ पे क्या लिखा है एक बार रिव्यू करेंगे, बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड कॉर्पोरेट, होल ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, ये डिसिसिव है, ये क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, वो एक्सट्रोवर्ट है, वो पूरी दुनिया का सब सोचता है। इंट्रोवर्ट है, ये सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन का ही सोचता है। ओके, ये एक बार प्रॉपरली रीड करेंगे बच्चों। तुम लोगों को मेन जो समझना है ना वो है कंसेप्ट में, कॉर्पोरेट में कौन आता है, बिजनेस में कौन आता है, फंक्शन में। लर्न करने की कोशिश मत करो
तीनों लेवल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पे अंबानी बैठता है, फिर जियो का हेड बैठता है, फिर उसके अंदर फाइनेंस हेड बैठते हैं, और एक फोर्थ छुपा हुआ जो हेड है जो हमें याद रखना है वो होता है ऑपरेशनल लेवल स्ट्रैटेजी, जिसमें एक्चुअली में जो लोग काम करते हैं वो लोग वहाँ पे बैठते हैं। क्लियर है? हमने अभी क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया बिजनेस पॉलिसी। पहले हमने पढ़ा कि भाई बिजनेस पॉलिसी क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, पॉलिसी के हिसाब से ही बिजनेस चलता है। फिर सेकेंड पार्ट, पहला था बिजनेस पॉलिसी, सेकेंड पार्ट जो हमने पढ़ा वो है मिशन और विजन के बीच का फर्क, एंड थर्ड पार्ट जो हमने पढ़ा 1 2 3 4 कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। अब ये हो गया हमारे चैप्टर का एक पूरा पार्ट खत्म। ये हमें एक साथ, ये पार्ट हमें एक साथ पढ़ना है। ओके, अभी इसके बाद आता है सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर क्या बोलता है कि मैम हेडिंग क्या दी है? फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजी। अच्छा, फंक्शन मतलब क्या? अच्छा, फंक्शन मतलब होता है फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक, मतलब इन लोगों का इसकी स्ट्रैटेजी बनाने का तरीका अलग, इसकी स्ट्रैटेजी बनाने का तरीका अलग, इसका अलग, इसका, तो सब लोगों की स्ट्रैटेजी हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं। फाइनेंस वाला इंसान फाइनेंस के हिसाब से सोचता है, मार्केटिंग वाला इंसान कस्टमर को खुश करने के हिसाब से सोचता है, ह्यूमन रिसोर्स वाला एम्प्लॉय को खुश करने के हिसाब से सोचता है। तो बच्चों एक हमें बस ये पढ़ना है कि भाई हर एक फंक्शन में हर एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है। क्लियर? ये देखो अभी क्या लिखा है, फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजी। और सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो हम पढ़ रहे हैं वो है फाइनेंस स्ट्रैटेजी। सिर्फ फाइनेंस वर्ड सुन लिया, हमको क्या? कॉस्ट पे कंट्रोल करना है, कॉस्ट कम करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है। हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, हमें बैंक से लोन लेना है या हमें इक्विटी से लोन लेना है, ये एक डिसीजन होता है, राइट? हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है या जगह हमें रेंट पे खरीदनी है। ओके, सो फाइनेंस वाला इंसान ये सब चीज़ें सोचते हैं कि भाई कैश फ्लो है नहीं है, फायदा हो रहा है नहीं, क्या क्या हो रहा है। तो बच्चों फाइनेंस में हम बेसिक यही पढ़ेंगे कि एक फाइनेंस मैनेजर अपनी स्ट्रैटेजी कैसे कैसे ड्राफ्ट करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज क्या लिखी है? फाइनेंस वाले इंसान बोलते हैं भाई मेरे को बेस्ट इन इंडस्ट्री बनना है। बेस्ट इन इंडस्ट्री मतलब प्रॉफिट मार्जिन अपना हाई होना चाहिए। इस बेस्ट बनने के लिए फाइनेंस मैनेजर क्या क्या सोचता है, अभी हमें नेक्स्ट ये पढ़ना है। फर्स्ट वो बोलता है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो मतलब बच्चों लिक्विडिटी। बिजनेस में ऐसा नहीं बस कमा रहे बिजनेस में डाल रहे, कमा रहे बिजनेस में डाल रहे, तुम्हारे पास हाथ में या पॉकेट में लिक्विड कैश होना चाहिए। तो वो लोग बोल रहे हैं हाउ मच लिक्विडिटी डज अ कंपनी है, मतलब आज तक हम कितना पैसा अलग कर पाए, कितना हम कैश अलग कर पाए, हम कितनी सेविंग कर पाए। ठीक है, तो इससे अगर तुम अच्छी सेविंग कर पाए मतलब क्या? तुमने अच्छा बिजनेस किया। और अगर तुम अच्छे से सेविंग नहीं कर पाए तो तुमने अपना बिजनेस सही तरीके से कंडक्ट नहीं किया है। Financial, how efficiently the financial resources are being utilized to generate additional cash. हम किस तरीके से एक्स्ट्रा कैश कमा पा रहे हैं, ये फाइनेंस वाले को सोचना पड़ेगा। इन शॉर्ट हम खर्चा कम कैसे करेंगे और हम कैश ज़्यादा कैसे कमाएंगे, ये उसको सोचना पड़ता है। नेक्स्ट है वैल्यू एडेड। अच्छा, वैल्यू तो ऐड करनी है बिजनेस में, लेकिन ये वैल्यू हमें कैसे ऐड करनी है, तो इसका कोई आंसर है इकोनॉमिकली। फायदा हो रहा है कि नहीं, EVA इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मतलब क्या? नेट इनकम माइनस खर्चा। मतलब हम लोग जो नेट कमाई है उसमें से जब हम खर्चा भी माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आना चाहिए पॉजिटिव। टू effectively assess the business contribution and improve the allocation process. EVA मतलब हम इकोनॉमिकली अपने बिजनेस की वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एसेट मैनेजमेंट। चलो आ जाओ। एसेट मैनेजमेंट का मतलब होता है बच्चों ये हो गए एसेट। एसेट साइड में आता है कैश, एसेट साइड में आता है डेटर, लाइबिलिटी साइड में आता है क्रेडिटर। तो एसेट मैनेजमेंट मतलब क्या? हमें ये और ये मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे पैसा जब आएगा तो तब यहाँ से पैसा जाएगा। डेटर्स मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है और क्रेडिटर्स मतलब पैसा कैसे जा रहा है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमको एफिशिएंटली मैनेज करना है। लेकिन क्या बच्चों करंट एसेट्स, नॉन करंट चीज़ें, जो चीज़ें तुमको कंटिन्यूसली लगती है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे यू हैव टू एफिशिएंटली डू मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। जैसे कि कैश का ध्यान देना है, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, और करंट लाइबिलिटीज मतलब पेबल्स और अप्रूवल्स। ये तुम्हें क्यों देना है? ताकि तुम्हारे पास सही वर्किंग कैपिटल हो। डेटर से 10 करोड़ आए, 80 करोड़ मार्केट में भर देते हैं,
20 करोड़ तक भी एक्स्ट्रा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए 100 करोड़ आ रहे हैं और खर्चा 120 करोड़ का बचा है। इसको ही बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट करना। याद रखेंगे एसेट मैनेजमेंट का मतलब होता है देयर हैज टू बी द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी सो दैट वर्किंग कैपिटल इज गुड। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग डिसीजन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। अंबानी ने जब लाया जियो, उसने खर्चा किया 150 करोड़ का। 150 करोड़ कहाँ से लाने हैं, इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। मतलब मेरे को बैंक से उधार लेना है या मेरे को इक्विटी मतलब मेरे को इंडिया लोगों से शेयर बेच के पैसा उठाना है, इसको बोलते हैं डेब्ट, इसको बोलते हैं इक्विटी। तो तुमको फाइनेंसिंग में डिसीजन लेना पड़ेगा कि भैया पब्लिक इशू लेके आना है या डेब्ट, मतलब मुझे डेब्ट से लोन उठाना है या मुझे इक्विटी स्ट्रक्चर से लोन उठाना है, राइट? तुमको तुम्हारा बोरोइंग कैपेसिटी कितना बोरो करना है, तुम कितना केपेबल इनफ हो, तुम कितना रिस्क लेना चाहते हो, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, राइट? फाइनेंशियल डिसीजंस का मतलब क्या होता है कि तुम लोग अपने बिजनेस में कितना अमाउंट का, जैसे अंबानी ने 150 करोड़ का रिस्क किया पर उसका रिस्क हो गया मिटिगेट, कमा लिया अंबानी। जियो ने 150 करोड़ कमा लिए, पर 150 करोड़ कैसे उठाने, बैंक से उठाने, पब्लिक से उठाने, ये तुमको एक मेजर डिसीजन लेना पड़ता है। फाइनेंस वाला इंसान क्या करता रहेगा, रेशियोज कैलकुलेट करता रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी के कि पॉजिटिव रेशियोज आ रहे हैं कि नेगेटिव रेशियो आ रहे हैं, मेरी ऑपरेशनल एफिशिएंसी सही चल रही है कि नहीं, ऑपरेशन मतलब मेरा ऑपरेशन एफिशिएंटली काम कर रहा है कि नहीं, एफिशिएंटली मतलब क्या फायदे में काम कर रहा है कि नहीं, राइट? ग्रोथ इंडाइसिस मतलब क्या होता है, ग्रोथ मतलब ये होती है, सही बात है, अगर वोडाफोन की कंपनी यहाँ है और जियो यहाँ है तो इसका मतलब तुम ग्रोथ कर रहे हो क्या? नहीं, तुमको ग्रोथ करने के लिए यहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो हमें ये कंपैरिजन करना पड़ेगा कि हमें कितना लेवल का ग्रोथ अचीव करना है। चूज ग्रोथ इंडाइसेस मतलब क्या, सेल्स देखो, मार्केट शेयर देखो, एंड देन यू हैव टू सेट कि तुमको अपना मार्केट शेयर कैसे बढ़ाना है। चलो, पर जब तुम ग्रोथ करोगे, जब तुम ऊपर ऊपर बढ़ोगे तो बच्चों खर्चा भी उतना ही करना पड़ता है। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ग्रोथ यूजुअली ड्रेन्स द कैश, खर्चा हो जाता है। जियो को ग्रो करने के लिए पहले 150 करोड़ रुपए लगाने पड़े। कंपनी मस्ट सेट ग्रोथ इंडेक्स गोल व्हेन द ग्रोथ रेट्स हैव लैग बिहाइंड, मतलब अगर जियो यहाँ रहेगा तो उसको ग्रोथ करनी पड़ेगी ताकि वो वोडाफोन के आगे चले जाए। एक बार वो वोडाफोन के आगे चले गए तो ग्रोथ की कोई टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि वो टॉप पे। तो ग्रोथ इंडेक्स का मतलब क्या होता है, ग्रोथ में पहले तो तुमको कैश का खर्चा करना पड़ता है। तुम ग्रोथ इंडेक्स कब करोगे? तुम ग्रोथ इंडेक्स तभी करोगे जब तुम, यहाँ पे एक वर्ड है, जब तुम लैग बिहाइंड हो। लैग बिहाइंड मतलब क्या, तुम तुम्हारे इंडस्ट्री में टॉप नहीं हो, तुम तुम्हारे इंडस्ट्री में थोड़ा पीछे हो, उसको बोलते हैं ग्रोथ इंडाइसेस। रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द रिस्क, फिर हमें उसको मेजर करना है और मेजर करने के बाद वी हैव टू कंट्रोल द रिस्क। जनरली एक बिजनेस रन करते टाइम रिस्क क्या हो सकता है, वी हैव टू फॉलो वेरियस एक्ट। तो यहाँ पे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है बच्चों, उन लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से रिस्क है और हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। टैक्स ऑप्टिमाइजेशन बच्चों, फाइनेंस का काम ही ये होता है कि उन्हें पैसों की बचत करनी, तो यहाँ पे वो लोग करेंगे टैक्स प्लानिंग। टैक्स की चोरी नहीं करेंगे, सही तरीके से प्लानिंग करेंगे और टैक्स बचाने की ये लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। परफॉर्मेंस मस्ट वेरेवर पॉसिबल बी मेजर्ड ऑन एन आफ्टर टैक्स बेसिस। ये एक एमसीक्यू के लिए याद रखेंगे। हम जब भी हमारा प्रॉफिट चेक करते हैं, हमने हमेशा आफ्टर टैक्स पेमेंट का ही प्रॉफिट चेक करना चाहिए, जिससे हमें एक्चुअली में समझेगा कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कैसा है। नेक्स्ट ये लोग बोल रहे हैं कि भाई फाइनेंस स्ट्रैटेजी बनाने में हमें कौन से डिसीजन लेने पड़ते हैं, 3। एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड है फाइनेंसिंग डिसीजन और थर्ड है डिविडेंड डिसीजन। वेरी इजी कंसेप्ट बच्चों। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है बच्चों, इन्वेस्टमेंट हमें लॉन्ग टाइम करनी है या हमें शॉर्ट टाइम करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमें मैकडी ओपन करना है तो हमें वो जगह लॉन्ग टाइम के लिए खरीद लेनी है, करोड़ों रुपए लगाने, या हम चाहते हैं कि हम 20-20 हज़ार का पहले रेंट भरें। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में 2 लोग आते हैं, याद रखेंगे, दैट इज द कैपिटल बजटिंग एंड द सेकेंड वन इज द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बेनिफिट्स ऑफ विच यू विल रिसीव ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। आज हमने 1 करोड़ रुपए वो जगह पे लगाए तो मैकडी हमें 15 साल तक आगे कमा के देगा, उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। मतलब क्या, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसका फायदा हमें मोर देन 1 ईयर में मिलेगा।
दिस डिसीजन इज इम्पॉर्टेंट लाइक सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिट्स, हम न्यू मैकडी खोल रहे हैं कोई अलग ही जगह पे, या हम हमारे मैकडी को ही फॉर एग्जांपल एक्सपांशन करना चाहते हैं, या हम मैकडी का रीलोकेशन करना चाहते हैं। एक चीज याद रखेंगे बच्चों, कैपिटल बजटिंग, जब हम कैपिटल खर्चा कर रहे हैं जिसका फायदा हमें मोर देन 1 ईयर होगा, जैसे कि न्यू प्लांट खोलना या बिजनेस का एक्सपांशन करना या रीलोकेशन करना। एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, इन्फ्लुएंस बाय ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। पैसा बहुत है तो कहीं शॉर्ट टर्म में पैसा लगा दो, एफडी में लगा दो, पैसा कम है तो मत लगाओ। प्रॉपर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंश्योर्स हाई प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉपर लिक्विडिटी एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, एसेट मैनेजमेंट। हम जब कितना रिसीवेबल है कितना पेएबल, अगर इन दोनों को माइनस करके एक्सेस पैसा बचता है तो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दो, अगर पैसा नहीं बचता है तो इन्वेस्ट मत करो। सो फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें कैपिटल बजटिंग जो लॉन्ग टर्म होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म। फिर आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंस मतलब क्या होता है भैया, बिजनेस को फाइनेंस कैसा करना है, जो अभी मैंने बताया 1.5 करोड़ रुपए जो जियो ने लगाए थे, डेब्ट फाइनेंसिंग करवानी है या इक्विटी फाइनेंसिंग करानी है, हाई रिस्क वाली फाइनेंसिंग करानी है या शॉर्ट रिस्क वाली। तो फाइनेंसिंग में बस इतना ही आएगा, डिटरमाइनिंग की भैया फाइनेंस कहाँ से आएगा, डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ द फाइनेंस, अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द डेब्ट एंड इक्विडिटी जो हमें मिनिमाइज करके देगा रिस्क। एंड आखिरी में आता है बच्चों डिविडेंड डिसीजन। बच्चों कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ पोर्शन हमें शेयर होल्डर्स को बांटना पड़ता है। अभी कंपनी को ये डिसीजन लेना है कि 100 रुपये का अगर प्रॉफिट कमाया है, 80 रुपये शेयर होल्डर को देना है, 20 रुपये खुद के बिजनेस में वापस लगाना है कि नहीं, 80 रुपये खुद के बिजनेस में लगाने हैं और शेयर होल्डर को सिर्फ 20 रुपये बांटने हैं। ये तो डिसीजन ओनर को लेना पड़ेगा कि हमें बिजनेस में भी पैसों की जरूरत है, एक्सेस पैसा है तो डिविडेंड दे दो लोगों को, एक्सेस पैसा नहीं है तो हमारे बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दो। तो dividend is that part of the profit which is distributed to the shareholders. How much part of the profit will be retained? हम कितना पैसा अपने पास रखेंगे एंड कितना पैसा लोगों को बांट देंगे। डिविडेंड डिसीजन में हमें ये डिसीजन लेना है। बेसिक प्रॉफिट कमाने के बाद अपने पास कितना पैसा रखना है और अपने पास कितना पैसा रखना है और लोगों को कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे हम लोगों को ये डिसीजन लेना है। सो बेसिकली फाइनेंस वाले इंसान को 3 डिसीजन लेने पड़ते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है डिविडेंड डिसीजन और एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। मेन एम क्या होता है फाइनेंस का, एक होता है प्रॉफिट बढ़ाना, एक होता है अपनी वेल्थ बढ़ाना। इन ऑर्डर टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन फर्स्ट थिंग इज भैया फाइनेंस कैसा से आएगा। फाइनेंस डिसीजन इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ डिविडेंड डिसीजन, मतलब तीनों रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंस का सोचना पड़ता है, सही बात है कि पैसा आएगा कैसे इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म की शॉर्ट में, और फाइनेंस में जितना पैसा बचेगा उसमें से कितना डिविडेंड देना है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि तीनों के तीनों आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। The more the dividend distribution, the more the dependency on the external. जितना ज़्यादा डिविडेंड बांटोगे लोगों को, उतना ज़्यादा कंपनी को लोन लेना पड़ेगा खुद का बिजनेस चलाने के लिए। तो ये लोग बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में ये तीनों डिसीजंस होते हैं इंटरलिंक्ड। तो बेसिकली फाइनेंस वाला इंसान फाइनेंस का सोचेगा, इन्वेस्टमेंट का सोचेगा, डिविडेंड का सोचेगा, प्लस वो ये सोचेगा टैक्स कैसे बचाना, रिस्क को असेस करेगा, ग्रोथ कैसे करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे करनी है। तो बच्चों हमें ये हेडिंग्स याद रखने। एमसीक्यू में आएगा कि इसमें से कौन सा फंक्शन फाइनेंस का, ए बी सी डी, और फॉर एग्जाम्पल डी में आ गया एडवर्टीजमेंट। तो इट इज वेरी सिंपल टू टिक। बच्चों फाइनेंस वाला इंसान एडवर्टीजमेंट का कभी काम करेगा क्या, नहीं। तो ये स्ट्रैटेजी बेसिक जनरल पढ़ो। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग का क्या काम होता है, मार्केटिंग का काम होता है भाई अपना प्रोडक्ट मार्केट में ऐसा पोर्ट्रे करो कि वो हमारा बेस्ट प्रोडक्ट, सही बात है ना। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बच्चों लॉन्ग टर्म चलती है, इट्स अ लॉन्ग टर्म लुकिंग फॉरवर्ड अप्रोच। हम ऐसी मार्केटिंग करते हैं, अरे हमारा बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट है, 10 साल तक चलेगा, उसको बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में सबसे पहले हमें सोचना है 3 W's के बारे में। कौन से मार्केट में बेचना है, उनको हमें क्या बताना है, ये हमारे प्रोडक्ट में क्या अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, क्वांटिटी अच्छी है या पैकेजिंग अच्छी है, और क्या समय में हमें हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करना है। न्यू कोल्ड ड्रिंक या माजा की ऐड आती है, कटरीना कैफ आती है उस ऐड में, तो व्हेन जब हमारे समर वेकेशन शुरू होते हैं इमीडिएटली रसना वगैरह की ऐड आना शुरू हो जाती है। तो वो लोग बोल रहे हैं मार्केटिंग वाला इंसान क्या सोचता है, विच मार्केट सोचता है, व्हाट आर द बेसिस कि हमें ये कॉम्पिटिटिव करना है एंड हमें कब कम्पीट करना है। एक छोटा सा कंसेप्ट है स्ट्रैटेजिक गैप।
स्ट्रैटेजिक गैप का मतलब क्या होता है? हम जो डिसीजन ले रहे, डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी, और हमें कहाँ पे पहुँचना है, इन दोनों के बीच में कभी कभी टाइम लैप्स हो जाता है कि हमें 1 साल में यहाँ पहुँचना था पर हम पहुँचने में 1.5 साल लगते। तो वो जो 6 महीना है ना, वो है स्ट्रैटेजिक गैप। ये देखो क्या लिखा है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स मैपिंग द कंपनीज डायरेक्शन फॉर अबाउट 5 to 10 years। बट स्ट्रैटेजीज कभी भी शॉर्ट टर्म की नहीं होती, स्ट्रैटेजीज आर ऑलवेज फॉर द लॉन्ग टर्म। Strategic planning is concerned with identifying the opportunity and evaluating the firm capacity। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पहले देखता है कि हम क्या अच्छे से बेच सकते हैं और फिर उसको सही तरीके से बेचता है। अभी हम पढ़ेंगे मार्केटिंग में, हम ये पढ़ेंगे कि तुम लोग कैसे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, कैसे बेच सकते हो। सबसे पहली चीज होती है लीडर बन जाओ। लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर का मतलब होता है टॉप इन मार्केट शेयर। जैसे कितने भी मैगी आ गए, हिप्पी आ गया, मैगी का मार्केट शेयर कितना? 70%। टॉप मतलब क्या? उसके आजू बाजू और कोई भी नहीं है। मार्केट चैलेंजर मतलब क्या? जो उसके थोड़ा नीचे, जो टॉप पे आना चाहता है, जैसे कि पतंजलि मैगी, लेकिन आ नहीं पा रहा है। मार्केट फॉलोवर मतलब क्या? जिसने मार्केट को अच्छे से पढ़ा और बोला चल मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैं तुम लोगों को फॉलो करना शुरू करूंगा। 3 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ के लेंगे। एक होता है मार्केट लीडर, एक होता है जो लीड कर रहा है, एक होता है जो चैलेंज कर रहा है। पतंजलि मैगी चैलेंज करेंगे मेरा मैगी जितना ही अच्छा है, और एक होता है कॉपी करने वाला, जैसे कि जो हिप्पी ने मैगी को कॉपी किया है। मार्केट लीडर जो सबसे टॉप पे चल रहा है, मैगी हमारा, जिसका ब्रांड 1 नंबर है, जो इतना रिस्ट्रिक्टिंग दी कॉम्पिटिटर्स ब्रांड, बेचारे कॉम्पिटिटर्स सामने आ ही नहीं पा रहे, इतना अच्छा चल रहा है। मार्केट चैलेंजर मतलब क्या होता है? मार्केट चैलेंजर का मतलब होता है ही इज द नेक्स्ट हाईएस्ट मार्केट शेयर इन दी इंडस्ट्री, जो है पतंजलि का मैगी। मार्केट पोस्चर इज जनरली ऑफेंसिव। ये ऐसी मार्केटिंग करेगा कि उसका 50% शेयर उसको टॉप पे आना ही, उसको कोई चीज लूज नहीं। क्यों? सेकंड टॉप पे हो के क्या होएगा? अगर नहीं भी और सेकंड में तो वो हमेशा ही रहेगा। तो वो करता है झगड़े, वो हो जाता है ऑफेंसिव। मार्केट पोस्चर इज जनरली ऑफेंसिव बिकॉज दे हैव लेस टू लूज एंड मोर टू गेन। झगड़े करके ये भी हो सकता है 1 हो जाए, और झगड़े करके ये भी हो सकता है कि 2 में। तो वो कुछ लूज नहीं कर रहा है बीच की पोजीशन में। ही ट्राइज टू गेन मोर मार्केट शेयर, पैकेजिंग, इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट, ये अलग अलग तरीके की स्कीम्स लेके आता है, अलग अलग तरीके की पैकेजिंग लेके आता है। मेन कंसेप्ट समझेंगे। लीडर मतलब जो हाईएस्ट है, मार्केट शेयर हाईएस्ट है, कस्टमर्स वही खरीदना चाहते हैं। मार्केट चैलेंजर मतलब क्या? जो सेकंड नंबर पे है और वो झगड़े करेगा, ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी यूज करेगा क्योंकि उसको कोई भी डर नहीं है। मार्केट फॉलोवर मतलब क्या होता है? पेड, वो देख रहा है अच्छा कस्टमर को ये फ्लेवर पसंद है, अच्छा कस्टमर को ये फ्लेवर आएगा, अपना फ्लेवर लॉन्च करेगा। मतलब खुद का दिमाग नहीं चला रहा है, वो क्या कर रहा है? जनरली कंटेंट्स बाय टेकिंग अ बैक सीट, पीछे बैठ जाएगा, आराम से मार्केट को स्टडी करेगा। ही विल सिट एंड रिलैक्स टू वॉच द मार्केट लीडर्स। जो प्रोडक्ट चल रहा है, मी टू अप्रोच यूज करेगा और अपना प्रोडक्ट वो लॉन्च करेगा। देयर स्ट्रैटेजी इज टू मेंटेन द मार्केट पोजीशन बाय प्रिजर्विंग एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस। ये क्या करेगा? जैसा जैसा मार्केट में चल रहा है कॉपी पेस्ट करेगा, अपना बैठ जाएगा, मी टू अप्रोच करेगा, ये फॉलो, मी टू विल कॉपी दिस, मी टू विल कॉपी दिस, एंड वो चीजें लॉन्च कर दे। ठीक है, 3 है मार्केट लीडर, मार्केट चैलेंजर, एंड लास्ट कम्स इज द मार्केट फॉलोअर। देन कम्स इज द मार्केट नीश। मार्केट नीश का मतलब क्या होता है? नीश का मतलब होता है कि अपना एक अलग एरिया, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला है रूरल एरिया, हम इस रूरल एरिया में ही हमारा प्रोडक्ट बांट के मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उसने क्या किया? अपना नीश ढूंढ लिया। या अपना नीश क्या है? 60 इयर्स के ऊपर जो लोग हैं वही मेरा प्रोडक्ट खरीदते हैं। उसको पूरे इंडिया को नहीं करना है, उसने अपना नीश मार्केटिंग ढूंढ लिया है। मतलब क्या? देयर ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे मेरा काम चल रहा है बस वहाँ पे मेरा काम अच्छे से चले। Their objective is to build strong ties with existing customer base and develop strong loyalty with them. New customer नहीं ढूंढ रहा, existing customer के साथ ही अच्छे से दोस्ती करना चाहता है। The market niche occupies a small niche. Small niche मतलब only rural area या सिर्फ 60 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए in the market in order to avoid neck to neck competition. उसको बाकी लोगों से चिंता है नहीं। वो क्या बोलता है? जो मेरे existing customer है बस मेरे को उतने ही customer loyal चाहिए, मैं उसमें जितना कमा रहा हूँ मैं उतना सेटिस्फाइड हूँ। याद रखेंगे, एक होता है मार्केट लीडर टॉप, चैलेंजर उसके नीचे वाला, मार्केट फॉलोअर मी टू कॉपी पेस्ट, और मार्केट नीच बोलता है मेरे को ऊपर तीनों से लेन देना नहीं, वो बोलता है मैं अपना नीश मार्केट ढूंढ लूंगा और मैं अपना बेचना शुरू कर दूंगा। अभी तुम लोग मार्केट में एंटर कैसे करोगे?
वेरी इंपॉर्टेंट, एंट्री स्ट्रैटेजी। एंट्री स्ट्रैटेजी जैसे कि एक ओप्पो की एंट्री स्ट्रैटेजी थी सस्ता फ़ोन लॉन्च करना और एंट्री करना। आईफोन की स्ट्रैटेजी थी अच्छा खासा महंगा करना। वन प्लस की स्ट्रैटेजी क्या थी, मॉडरेट रेंज में। ओप्पो जितना सस्ता भी नहीं, आईफोन जितना महंगा भी नहीं। सब लोग बच्चों अलग अलग स्ट्रैटेजी से मार्केट में आते हैं। आईफोन आया न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से, उसने क्या किया, एंटर कर दिया मार्केट में, सही है। ओप्पो आया, उसको वीवो ने कॉपी कर लिया, फिर एमआई ने कॉपी कर दिया, रेडमी कॉपी कर रहा है ओप्पो वीवो उनकी स्ट्रैटेजीज को। तो मुझे एक होते अपनी अपनी टेक्नोलॉजी लाते हैं, एक होते जो क्लोज फॉलोअर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखेंगे अभी इसमें कितने लोग हैं, देखो एंट्री, एक है पायोनियर, एक है क्लोज फॉलोअर, ओके, एंड एक है लेट एंट्रेंस। तीन लोग हैं इसमें, तीन टाइप के लोग होते हैं। पायोनियर्स का मतलब होता है जो खुद की टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, मतलब यहाँ पे बात चल रही है फॉर एग्जाम्पल आईफोन की। ये लोग क्या करते हैं, मार्केट में एंटर करने के लिए किसी को कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर हैविंग अ इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जैसे ही मार्केट में अपॉर्चुनिटी आई, जैसे ही अंबानी को मालूम पड़ा कि लोगों को फ्री इंटरनेट की जरूरत है, इमीडिएटली अपॉर्चुनिटी को कर लिया ग्रैब। पहले इतना प्लान्स कोई देता नहीं था फ्री में, ये तो जियो आने के बाद अभी वोडाफोन एयरटेल भी सस्ता प्लान देने लग गए, तो इसने अपना दिमाग लगाया, कॉपी पेस्ट नहीं किया। ये लोग बेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। जियो की बेस्ट टेक्नोलॉजी बच्चों को अपना 5G यूज करता है, ठीक है। बाय बीइंग द फर्स्ट एंट्रेंट इट इज इजी टू अवॉइड हायर स्विचिंग कॉस्ट एज कंपेयर टू लेटर एंट्रेंट। अगर तुम मार्केट में फर्स्ट आए हो 5G लेके, 4 साल का वोडाफोन पे आ गया 5G लेके, लेकिन उसका महंगा रहेगा, तब 5 साल बाद महंगाई अलग हो रही, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, बाय बीइंग द फर्स्ट एंट्रेंट इट इज इजी टू अवॉइड हायर स्विचिंग कॉस्ट एज कंपेयर टू दी। लोग स्विच नहीं करेंगे जल्दी, क्योंकि जियो हमेशा सस्ता प्रोडक्ट ही देगा। सो पायोनियर्स का मतलब क्या रहता है, मेकिंग स्केर्स रिसोर्सेज यूज करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूज करके न्यू प्रोडक्ट या न्यू तरीके का प्रोडक्ट लॉन्च करना और मार्केट में एंट्री करना। क्लोज फॉलोअर्स क्या होते हैं, जैसे कि मैगी को किसने कॉपी किया, मैगी को कॉपी किया yippee और पतंजलि ने। क्या देखा उन्होंने, पहले देखा प्रॉफिट मार्जिन, कि भाई इंडिया में बच्चे भी मैगी खाते हैं, यंग वाले लोग भी मैगी खाते हैं, बूढ़े भी मैगी खाते हैं। इन्होंने बोला चलो आ जाओ इनके पीछे। ये लोग आते हैं पायोनियर्स को चैलेंज करने। ये लोग क्या करते हैं, दीज एंटर्स द मार्केट ऑफ पायोनियर्स। मैगी के मार्केट में एंट्री कर दी yippee ने, मैगी के मार्केट में एंट्री कर दी पतंजलि ने। और ये लोग थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, मेरा आटा मैगी है, मेरा हेल्दी मैगी है, मेरा नेचुरल प्रोडक्ट वाला मैगी है, फिर दूसरे फ्लेवर्स लेंगे, चाइनीज फ्लेवर, शेजवान फ्लेवर, चिकन फ्लेवर। ये लोग यहाँ पे देखो क्या करते हैं, मेनी बिजनेस वुड स्टेप इनटू ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट, ठीक है। क्लोज फॉलोअर्स मतलब क्या करते हैं, मैगी जैसा ही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे डिफरेंट ब्रांड के अंदर, और बोलेंगे भाई हमने तो अलग अलग स्ट्रैटेजी से लॉन्च किया है। डिफरेंट development strategies are used. It allows the followers to create their own unique selling point. पतंजलि का own unique selling point क्या है, उसने लॉन्च किया हेल्दी वर्जन ऑफ दी मैगी। तो बच्चों क्लोज फॉलोअर्स का मतलब होता है जब कोई क्लोज कॉम्पिटिटर चेक करता है मार्केट और देखते हैं कि भाई मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी है, तो वो डायरेक्टली लॉन्च करता है। मतलब पायोनियर मतलब जो खुद का दिमाग करके लॉन्च करता है, ओके। क्लोज फॉलोअर को देखता है और फिर फॉलो करता है। और लेट एंट्रेंस का मतलब ये होता है, जैसे कि जब नोकिया कीपैड वाला मोबाइल दे रहा था, तब तक एंड्रॉयड आ चुका था, नोकिया ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं की। नोकिया ने बोला नहीं, मैं तो मेरा पुराना मोबाइल, तो बेचारा हो गया उसकी लेट एंट्री। सैमसंग आया और उसने क्या कर दिया, नोकिया को उड़ा दिया। तो तुमको हमेशा न्यू चीज़ें लॉन्च करनी पड़ती है। तो सैमसंग की एंट्री कैसे होगी, सैमसंग की एंट्री होगी क्योंकि नोकिया ने करी थी लेट एंट्री एंड्रॉइड और स्क्रीन टच मोबाइल में, ठीक है। चलो, late entrance has certain advantages, the ability to learn from the early competitors and improving the benefit. These markets evolve, leading to consumers wanting improvement and advancement in their product, ठीक है। अभी MI हर 2 महीने में एक फोन लॉन्च करता है, तो वो क्या करता है कि भले बार में लॉन्च करा है, लेकिन वो पुरानी गलतियां जो ओप्पो वीवो ने की है वो सुधार के क्या करता रहेगा, अपना प्रोडक्ट धीरे धीरे लॉन्च करता रहेगा। सो एक होते हैं अपने एंट्री कैसे करोगे, पायोनियर कर सकते हो, क्लोज फॉलोअर्स भी कर सकते हो, या तुम लोग मार्केट में लेट एंट्री भी कर सकते हो। ये तुम्हारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बच्चों। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में तुम अपना प्रोडक्ट कैसे बेचना चाहते हो, कौन से मार्केट में बेचना चाहते हो, तुम मार्केट लीडर बनना चाहते हो, तुम चैलेंजर बनना चाहते हो, तुम फॉलोवर बनना चाहते हो, तुम नीश बनना चाहते हो, ये तो तुम अपने मार्केट में कैसा एंटर करना चाहते हो। ये होती है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स। हमने एक फाइनेंस कर दी, एक मार्केटिंग। ह्यूमन रिसोर्स का क्या काम होता है, पहला काम होता है कितने लोग चाहिए,
कितने लोग चाहिए के बाद उसको वो करेगा, हमको 10 लोग चाहिए, हमारे कंपनी में 8 लोग हैं, तो वो क्या करेगा, 2 नए लोगों को हायर करने के बाद वो आएंगे कंपनी में, उनको वो कंपनी बताएगा, उनको वो ट्रेनिंग देगा, उनको वो सैलरी प्रोवाइड करेगा और देखेगा कि एम्प्लॉय लोग मेरी कंपनी के खुश हैं। और जितने एक्सेस एम्प्लॉय भी नहीं होने चाहिए, कम एम्प्लॉय भी नहीं होने चाहिए। काम सही तरीके से करने के लिए ही तो एचआर का पॉइंट है, वी शुड हैव दी प्रॉपर। और ऐसा नहीं होना चाहिए हर एक महीने में एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है बच्चों, हमको हमारे एम्प्लॉय को रिटेन करना पड़ता है, प्रॉपर बोनस देने पड़ते हैं, उनको अवार्ड्स देने पड़ते हैं, तब जाके एम्प्लॉय लोग हमारे कंपनी में सस्टेन कर पाएंगे। हमें ये समझना है आज कितने एम्प्लॉय चाहिए, 1 साल के बाद कितने एम्प्लॉय चाहिए, उसके हिसाब से हमें इंटरव्यूज कंडक्ट करने पड़ेंगे। तो एचआर का क्या काम होता है, सिंपल बच्चों एकदम बेसिक, एचआर का काम होता है वही आइडेंटिफाई करो करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड। आज कितने चाहिए और कोविड खत्म होने के बाद कितने चाहिए, आज ही दिमाग लगा के रखो। क्लियर है। यहाँ पे वो क्या करता है, एम्प्लॉयर ब्रांड, रिटेंशन मतलब इनको कैसे रिटेन करना है, बोनस देके। एब्सेंस मैनेजमेंट मतलब क्या, टीम में 9 लोग हैं, 8 कितने लोग एक टाइम पे 2 लोगों को छुट्टी देना अलाउड है, तो 2 लोगों को छुट्टी देगा, 5 को बाद में छुट्टी देगा, 1 को अलग टाइम पे छुट्टी देगा। फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रैटेजी मतलब क्या, कि तुम लोगों को फ्लेक्सिबल रखेगा, जो टाइम तुमको पसंद है उस हिसाब से काम करने को आओ। ठीक है। सो बेसिकली ये हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, जो मैंने तुमको स्टेप बताया। सबसे पहली चीज अंडरस्टैंडिंग दी करंट स्किल सेट, हमें कितने होशियार लोग चाहिए, पहले तो ये करो। कम है तो न्यू एम्प्लॉय करो, बहुत ज़्यादा हो रहा है तो थोड़े लोगों को रिमूव करो। सबसे पहली बात है, पहले तो खुद प्रेजेंट में तुम कहाँ हो वो देख लो, उसके बाद जाकर फोरकास्ट करो कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है। फोरकास्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने करंट असेसमेंट किया, यहाँ पे 10 अभी प्रेजेंट में है, फोरकास्ट में हमें 12 लोग चाहिए, 12 माइनस 10 इक्वल टू हमें 2 न्यू लोगों को हायर करना है। तो पहला काम है प्रेजेंट देखो, फिर उसको फोरकास्ट करो एंड देन तुम लोगों को करना है क्या, गैप एनालिसिस। ठीक है। और बच्चों एचआर ऐसे ही लोगों को एम्प्लॉय नहीं करेगा बच्चों, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे के सब काम करना पड़ता है। फिर तुमको बनानी पड़ेगी अपनी एचआर की स्ट्रैटेजीज। एचआर स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजीज। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कहीं कहीं लोगों को निकालना पड़ता है, कहीं कहीं लोगों को रखना पड़ता है, कहीं कहीं ये डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट में रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है। तो जैसे स्टाफ कम हो सकता है, रीग्रुपिंग करना हो सकता है। ठीक है। इस डिपार्टमेंट से उसको इस डिपार्टमेंट में डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे कम लोग थे, यहाँ पे ज़्यादा लोग थे। बाहर के लोगों को हायर करने से अच्छा इंटरनली रीस्ट्रक्चर कर दो। जब वो ऐसे करेगा तो उसको लोगों को देनी पड़ेगी ट्रेनिंग, क्योंकि वो उसको क्या दे रहा है, न्यू रोल्स। अगर इंटरनली नहीं करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, न्यू लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा कि भाई हमें फ्यूचर में जो 2 लोग चाहिए वो कितने होशियार चाहिए उस हिसाब से। अगर वो खुद नहीं कर पाए तो वो क्या बोलेगा, जानते बाबा। आउटसोर्सिंग स्ट्रैटेजी मतलब क्या, कि बाहर का कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगा और मेरे को एक एम्प्लॉय दे के जाएगा, या तो फिर मैं कोलैबोरेट करूंगी बाकी ऑर्गेनाइजेशन से कि 10 दिन तुम मुझे दो, 1 से 10 तारीख, फिर 10 से 12, 10 से 20 तक तो तुम उस एम्प्लॉय को यूज़ करो। ऐसा हो सकता है ना। अकाउंटेंट एक टाइम पे 10-15 जगह पे काम करते हैं, 2-2 घंटे हर जगह जाके। या तो रिटेंशन मतलब क्या, खुद के पास एम्प्लॉय रखेगा, हमेशा एम्प्लॉय को इतना खुश रहेगा कि वो एम्प्लॉय तुम्हारे पास ही काम करे। तो एचआर को क्या करना पड़ता है, कभी इंटरनली रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है, फिर उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। इंटरनली नहीं कर रहा तो बाहर से रिक्रूट करे, खुद नहीं कर पा रहा तो आउटसोर्स करे अपना काम, कि नहीं भाई तुम लोग मेरे को चुन के दो, नहीं तो दूसरे लोगों से वो क्या कर सकता है, कोलैबोरेट। या वो ये सोचते हैं कि मेरे को लोगों को खुश कैसे रखना है। राइट। ऑन बोर्डिंग एंड ओरिएंटेशन, जब भी कोई भी इंसान कंपनी ज्वाइन करेगा तो वो उसको ओरिएंटेशन देगा, मतलब क्या, वो उसको कंपनी के बारे में बताएगा, वो उसको एम्प्लॉई के बारे में बताएगा। ठीक है। ऑन बोर्डिंग ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, न्यू स्टाफ मेंबर्स नॉट ओनली टू लर्न अबाउट द जॉब बट अबाउट द कंपनी कल्चर। ऑन बोर्डिंग करके देगा मतलब कंपनी के बारे में बताएगा। कंपनी में आगे आज हमने ज्वाइन कर दिया, तो बच्चों ज्वाइन करने के बाद उसको कोई सिखाने वाला हेड तो होना चाहिए, उसको एक देगा मेंटोर, उसको क्या देगा, मेंटर। उसको बोलते हैं मेंटरशिप, पेयरिंग न्यू एम्प्लॉय विद द मेंटर, मतलब पुराने एक एम्प्लॉय के साथ उसको जोड़ के उसको हेल्प करने के लिए मदद करेगा। उसके बाद बच्चों बताना तो पड़ेगा ना कि भाई हम कितना बोनस देते हैं, हम कितने रिटायरमेंट बेनिफिट्स देते हैं, हम कितने रुपए का तुमको इंश्योरेंस देते हैं, कंपेंसेशन बताएगा, उसको रिवॉर्ड सिस्टम बताएगा कि भाई 1 घंटा एक्स्ट्रा काम किया तो इतना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। गो एक्स्ट्रा माइल, दे वुड बी रिकॉग्नाइज्ड। वर्क लाइफ बैलेंस मतलब क्या, ऐसा नहीं कि 12-12 घंटे कंपनी में बात कर रहे हो, तुमको फ्लेक्सिबल शेड्यूल देगा कि तुम्हारा वर्क लाइफ बैलेंस सही रहे, काम भी सही चले, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ भी सही चले। कंटिन्यूसली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देगा,
कंपनीज पे टू एम्प्लॉयज टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेज, कंपनी कॉन्फ्रेंसेज को पैसा देगा कि नहीं भाई हमारे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दो। कॉन्स्टेंट एम्प्लॉय से कम्युनिकेशन करेगा, उनसे फीडबैक लेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आ रहा है, कोई न्यू प्रोडक्ट आ रहा है, वो बताएगा। ये बोलेगा कि फॉस्टर अ कल्चर ऑफ टीम वर्क, सब में मिलजुल कर काम करना चाहिए। और जितने भी फंक्शंस आएंगे, सेलिब्रेट मेजर माइलस्टोन। कोई भी ऐसा है कि तुमने कोई माइलस्टोन अचीव किया है, सेल्स टारगेट अचीव किया है, तो वो क्या करेगा, उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश। बेसिकली बच्चों एचआर का क्या काम होता है, एचआर का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय लोग हैं वो लोग खुश रहे। तो कैसे खुश रहते हैं बच्चों, जैसे ये पहले बात तो ऑनबोर्डिंग कर दी, कंपनी के बारे में बता दिया, फिर एक मेंटोर दे देंगे बेचारे को, कोई भी डाउट रहेगा तो वो उनसे पूछ सकता है। उसके बाद उसको बता दें सैलरी कितनी मिलेगी, फिर उसको बोल दिया कि भाई एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे, अगर तुम एक्स्ट्रा काम करोगे तो तुमको रिवॉर्ड मिलेगा। वर्क लाइफ बैलेंस, 8-9 घंटे के ऊपर हम तुमसे काम करवाएंगे नहीं, कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन करेंगे, कुछ भी चेंज है तो उससे क्या करेंगे, वो अपने को डील करने में हेल्प करेंगे। क्लियर है? एचआर का काम है करंट फोरकास्ट करो, कितने लोग चाहिए, न्यू लोगों को न्यू एम्प्लॉय करो, आउटसोर्स करो, उनको खुश रखो, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, एक मेंटोर दो, ये सब काम होता है एचआर का बच्चों। ऑल बेसिक काम होते हैं एचआर के, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है बच्चों, वो है प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी का नाम क्या है, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी का नाम है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। आ जाओ, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। इसमें इन्होंने पहला टाइप जो दे के रखा है, लेट्स रीड। पहला दिया है बिजनेस स्ट्रैटेजी, दूसरा दिया है कॉम्पिटिशन प्रायोरिटीज, और थर्ड दिया है कॉम्पिटिशन एडवांटेजेस। ये टेबल हमको लर्न करना है, बस दिस लर्निंग दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे क्या करना है अपने को, बिजनेस स्ट्रैटेजी पहला, दूसरा क्या है कॉम्पिटिशन प्रायोरिटीज, एंड थर्ड क्या है कॉम्पिटिशन एडवांटेजेस। ओके, फिर से देखो ये हेडिंग दी है, उसके अंदर के पॉइंट्स दिए हैं बच्चों, मैं ये नहीं रीड कर रही, एक एक करके हम एक एक करके जब पढ़ेंगे तो तुम लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है, ठीक है। चलो, सबसे फर्स्ट मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, डिफ्रेंसिएशन। चलो बच्चों, अगर तुम कुछ प्रोडक्ट कर रहे हो तो तुम्हारा प्रोडक्ट डिफरेंट होना चाहिए, तो डिफ्रेंसिएशन का पेपर में आएगा। डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या, ABCD। जब तुम अपने प्रोडक्ट को दूसरे लोगों से अलग करके बता सकते हो, उसको बोला जाता है डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी। कंपनीज ट्राइज टू मेक देयर प्रोडक्ट डिफरेंट एंड यूनिक, मतलब तुमको अपना प्रोडक्ट कुछ अलग करके बताना पड़ेगा, तो ही मार्केट में तुम लोग तुम्हारा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी में एक तो यही काम होता है कि भाई अपना प्रोडक्ट को तुमको ऐसा बनाना है कि तुम ऐसा अलग बनाना है कि लोग को तुमसे क्यों खरीदें। नेक्स्ट, तुम्हें प्रोडक्शन में कॉस्ट लीडरशिप करनी है। कॉस्ट लीडरशिप मतलब तुम्हें अपना खर्चा कम करना है, बस इतना याद रखेंगे। एंड मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, मार्केट को सेगमेंट मतलब तुम कौन से एज को बेच रहे हो, तुम हाउस होल्ड को बेच रहे हो, इंडस्ट्री को बेच रहे हो, नॉर्थ एरिया को बेच रहे हो, साउथ एरिया, कौन से एरिया को बेच रहे हो, टू सेल डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स। ओके, मार्केट सेगमेंटेशन जानना बहुत जरूरी है कि तुम अपना प्रोडक्ट किसको बेचना चाहते हो, ठीक है। To achieve this goal, it produces and sells good as per the needs of the customer, and therefore the market segmentation is called as the focus strategy. अगर वो बच्चों को बेचता है तो अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स डालेगा, ओल्ड लोगों को बेचता है तो अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स डालेगा। सिंपल। डिफरेंशिएशन मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट बाकी लोगों से क्यों अलग है। कॉस्ट लीडरशिप मतलब तुमको सस्ते में प्रोडक्ट बेचना है, अकॉर्डिंगली तुम अपनी प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी बनाओ। एंड मार्केट सेगमेंटेशन, तुम कौन से मार्केट पे फोकस करो। अगर बच्चों के मार्केट पे फोकस करो तो क्वालिटी वैसी होनी चाहिए, बूढ़ों के अगर करो तो वैसी होनी चाहिए। अभी मैं नेक्स्ट पढ़ूंगी कॉम्पिटिशन प्रायोरिटी। बच्चों एकदम बेसिक है। प्राइस, प्राइस क्या होता है बच्चों, प्राइस होता है द कंपनी शुड सेल इट प्रोडक्ट्स एट अ वेरी स्मॉल प्राइस। मतलब अभी जब तुम फ़ोन लेने जाओगे, एक फ़ोन है 7,000 का, एक फ़ोन है 8,000 का, तुमको लग रहा है 8 और 7 में सेम ही क्वालिटी है, तो तुम कौन सा फ़ोन खरीदोगे, तब हम जाके खरीदेंगे 7,000 वाला फ़ोन। तो दिस स्ट्रैटेजी इज यूज्ड व्हेन द प्रोडक्ट आर होमोजेनियस इन नेचर एंड कंपनी इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट दैट। कभी कभी कोई कंपनीज के फ़ोन ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी के होते हैं, सिर्फ रेट का फर्क होता है, तो हम लोग कौन सा प्रेफर करेंगे, जब प्रोडक्ट्स होमोजेनियस है, सब कुछ सेम है, तो वो टाइम पे तुम डिसीजन कैसे लेते हो। तुम निरमा लेने गए तो निरमा दिख रहा है, सेम क्वालिटी, सेम किलो, एक 10 रुपये 8 रुपये, तो हम क्या करेंगे, अगर होमोजेनियस प्रोडक्ट तो सबसे पहली चीज़ होती है हम प्राइस, जो सस्ता रहेगा हम लोग वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्वालिटी, क्वालिटी में क्या रखना है, क्वालिटी लो रखनी, हाई रखनी, क्वालिटी तुमको हाई रखनी है। एंड डेफिनेटली अगर क्वालिटी हाई रहेंगी तो प्राइजेस भी उसके हाई रहेंगे, तो कंपनी को ये स्मार्टली डिसाइड करना है। बच्चों बेसिक है ये। डिलीवरी स्ट्रैटेजी,
डिलीवरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी बच्चों, जब तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन मैनेजर को ये भी देखना चाहिए जो तुम प्रोडक्ट कर रहे हो हम प्रॉपरली डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। एज अर्ली डिलीवरी होनी चाहिए, फास्ट, सिंपल, प्राइस होना चाहिए कम, क्वालिटी होनी चाहिए हाई, डिलीवरी होनी चाहिए फास्ट। ओके, A product mix is a group of products which are sold by the same company. Product mix मतलब ऐसा ही तुम एक ही प्रोडक्ट बनाया, मैगी भी 10 फ्लेवर में मैगी बनाता है, तो प्रोडक्ट मिक्स हमें प्रोडक्शन वैसा करना है कि बेसिक मैगी ज़्यादा बिकती है तो 70% वो मैगी बना, 10% शेजवान फ्लेवर बना, 10% टमाटो फ्लेवर बना, ठीक है। सर्विस स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, स्लो की फास्ट, इट शुड बी फास्ट एंड यू हैव टू प्रोवाइड 24 आवर्स सर्विस। ओके, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को जो हेडिंग से ही समझ में आता है, जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको इस तरीके से प्रोडक्शन करना चाहिए कि इन्वायरमेंट हैम्पर नहीं होना चाहिए। प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऐसे जो पोल्यूशन नहीं करते, जो बायोडिग्रेडेबल है, जो रिड्यूस करते हैं पोल्यूशन, जो हमारे बायोस्फीयर को करते हैं प्रोडक्ट। इको फ्रेंडली ये हेडिंग से ही समझ में आ जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी। ओके, एक बार ऊपर आ जाएंगे, रिवाइज, यहाँ पे आ जाओ, बस इसके हेडिंग करनी है बच्चों और कोई नहीं। प्राइस होना चाहिए कम, क्वालिटी होनी चाहिए हाई, डिलीवरी होनी चाहिए फास्ट। प्रोडक्ट मिक्स मतलब क्या, कोको कोला वाली कंपनी बेसिक कोको कोला भी बेचती है, जूस भी बेचती है, पानी भी बेचती है, तो उसको डिसाइड करना है कि हमको कब कैसे बेचना है। सर्विस होनी चाहिए फास्ट। और इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है बच्चों, हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने हैं, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होने चाहिए। एंड आखिरी में जो दो पॉइंट्स और जो सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हेडिंग करो इसको। फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी। फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स, कस्टमर ने अगर कोई चेंज मांगा तो तुम इमीडिएटली अपना प्रोडक्शन चेंज कर सकते हो। तुमको मैं बोल रहा है शेजवान फ्लेवर इंडिया में चिकन फ्लेवर कोई ले ही नहीं रहा, वेज में आ जाओ, नॉन वेज मैगी बेचने की जरूरत ही नहीं है। व्हेन अ कंपनी मेक्स रिक्वायर्ड चेंजेस इन द प्रोडक्शन प्लान इन अकॉर्डेंस विद द चेंजेस इन द मार्केट, फोकस इज गिवन टू द स्पीड एंड रिलायबिलिटी, देयर मस्ट नॉट बी एनी शॉर्टेज ऑफ गुड्स। चेंजेस फ्लेक्सिबल मतलब क्या, तुम चेंज करके आना चाहिए। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो डबल शिफ्ट में काम करो, कम चाहिए तो हाफ डे में काम करो। तुमको अपनी स्ट्रैटेजीज को फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी बच्चों, वी नो दैट द कंपनी फाइट्स मैसिव मार्केट कंपटीशन। अगर तुमको कंपटीशन में सस्टेन करना है तो तुम लोगों का प्राइस होना चाहिए कम। ये है तुम्हारी प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। ऊपर का पूरे चार्ट के हेडिंग्स याद रखेंगे, हेडिंग्स पे एमसीक्यू आ सकता है, नाम पढ़ के ही हमें अंदर के पॉइंट्स समझ में आ जाते हैं। एंड लास्ट स्ट्रैटेजी इज द लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी। बच्चों लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, अरे भैया मैगी का प्रोडक्शन कर दिया, मैगी का मार्केटिंग कर दिया, मैगी पे फाइनेंस लगा दिया, पहले तीनों स्ट्रैटेजीज बन गए, ट्रक से भेजना कैसे मालूम भी नहीं, फेल। तुम्हारा प्रोडक्शन का अगर तुम उसको बेच ही नहीं पाए तो क्या फायदा है। लॉजिस्टिक का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मैगी बच्चों, ट्रैकिंग पे जाओ, किधर भी जाओ, मैगी हर माउंटेन पे मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत अच्छा है। तो बच्चों मार्केटिंग, फाइनेंस सब जरूरी है, पर तुमको लॉजिस्टिक भी बनाने पड़ेंगे। तुम्हारी गाड़ी हर कोने में जानी चाहिए, नॉर्थ में जानी चाहिए, साउथ में जानी चाहिए, ईस्ट में जानी चाहिए, वेस्ट में जानी चाहिए। तो तुमको तुम्हारा ये प्लान बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, डिफाइनिंग दी सर्विस लेवल, मतलब मैगी बना लिया पर उसका सर्विस लेवल मतलब क्या, तुमको वो मैगी सही कॉस्ट में लोगों को पहुँचाते भी आना चाहिए। लॉजिस्टिक इज नॉट कन्फाइंड टू टैक्टिकल डिसीजन अबाउट ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। सिर्फ लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउस नहीं करना, सही तरीके से करना, सही टाइम पे करना, सही प्राइस पे करना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं समझना कि भाई सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पे कितना हो रहा है, कितने दिन लग रहे हैं, कितने रुपए लग रहे हैं, इसको यहाँ पे लिखा है कि इट इज नॉट कन्फाइंड। ओके, दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे एक है स्ट्रैटेजिक लेवल, स्ट्रक्चरल लेवल, फंक्शनल लेवल और आखिरी में है इम्प्लीमेंटेशन लेवल। ठीक है, लॉजिस्टिक में क्या है, अपना जैसे स्ट्रैटेजिक लेवल है। स्ट्रैटेजिक मतलब क्या है, मालिक बोलेगा मेरे को बेस्ट कस्टमर सर्विस चाहिए, मालिक सिर्फ बोलता कि भाई अपने को कस्टमर सर्विस बेस्ट चाहिए। बेचारा स्ट्रक्चर वाला इंसान अपना दिमाग लगाएगा, नेटवर्क बनाएगा, ये गाड़ी से वो गाड़ी, ये रास्ते से वो रास्ता। और फंक्शन वाला इंसान क्या करेगा, वेयर हाउस में डालेगा, ट्रक में डालेगा। एंड आखिरी में आता है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या, हम ये रियल ट्रांसपोर्टेशन को कैसे कंडक्ट कर रहे हैं। चलो स्ट्रैटेजिक लेवल करेंगे। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक लेवल में एक ही इंसान आता है, वो है कस्टमर सर्विस।
टॉप लेवल का एक ही काम है, कस्टमर को टाइम पे सर्विस मिलनी चाहिए, मतलब टाइम पे ये प्रोडक्ट उसको मिलना चाहिए, बस इतना ही। स्ट्रैटेजिक लेवल क्या बोलता है? स्ट्रैटेजिक लेवल एक ही चीज़ बोलता है, टॉप लेवल इज द स्ट्रैटेजिक लेवल दैट डिफाइंस कस्टमर सर्विसेज। उनको प्रोडक्ट सही तरीके से मिलना चाहिए, बस इतना। फिर आता है स्ट्रक्चरल लेवल। स्ट्रक्चरल लेवल क्या बोलता है भैया? स्ट्रक्चरल लेवल बोलता है मेरे को दो चीज़ें, पहले तो मैं चैनल तो बनाऊँ और नेटवर्क स्ट्रैटेजी। चैनल मतलब पहले ये फिर वो, पहले ए जाएगा, फिर बी जाएगा, सी जाएगा, डी जाएगा, और तुमको प्रॉपर नेटवर्क को क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट। एक्टिविटीज एंड फंक्शन दैट नीड टू बी कैरिड आउट, कि तुमको क्या क्या करना पड़ेगा कस्टमर सर्विस देने के लिए, ई तक पहुंचाने के लिए पहले ए बी सी डी करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं चैनल। चैनल के लिए नेटवर्क जोड़ने पड़ेंगे। नेटवर्क स्ट्रैटेजी क्या बोलता है? लोकेशन एंड मिशन यूजिंग दीज फैसिलिटीज टू अचीव दी कस्टमर सर्विस। स्ट्रक्चरल लेवल बोलते हैं भैया चैनल तो बचाना है, सर्विस तो प्रोवाइड करनी है, मेन चैनल ऐसा बनाना है कि ई को पहुंचने के लिए पहले तुमको बनाना पड़ेगा नेटवर्क। सबसे पहले आती है कस्टमर सर्विस, फिर आता है चैनल डिज़ाइन, नेटवर्क डिज़ाइन। सबसे पहले आता है कस्टमर, फिर आता है चैनल डिज़ाइन, नेटवर्क डिज़ाइन, और आखिरी में ये तीन लोग आते हैं, वो है कौन? वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, मटीरियल। बच्चों ये देखो, ए से बी पहुंचना चाहिए, बी से सी, सी से डी। तो बच्चों ए को सबसे पहले वेयर हाउस में मटेरियल होनी तो चाहिए, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लिंक तो करना पड़ेगा। तो वो लोग बोल रहे कि ठीक है कस्टमर सर्विस सोचा बराबर है, चैनल बनाया ठीक है, नेटवर्क बना दिया, पर इसके बाद क्या? इसके नीचे क्या? भैया वेयर हाउस में माल पड़ा हुआ रहना चाहिए, ट्रक्स रेडी रहनी चाहिए, और मटेरियल जितना ऑर्डर अगर 10 का आ रहा है तो मेरे पास मेरे वेयर हाउस में 10 का मटेरियल एग्जैक्ट अवेलेबल होना चाहिए। ये तीन चीज़ें, कस्टमर सर्विस, उसके नीचे चैनल डिज़ाइन, नेटवर्क डिज़ाइन, और उसके नीचे वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल मैनेजमेंट। बस इसमें इतना ही पढ़ना है। वेयर हाउसिंग ऑपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट एंड मटेरियल मैनेजमेंट डिसीजंस आर द इनपुट्स। मतलब ये करने के लिए, चैनल और नेटवर्क बनाने के लिए उसको इन तीनों पे क्या करना पड़ेगा? डिपेंडेंट। आखिरी में आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे नीचे कौन रहेगा? सबसे नीचे रहेगा लोग, आईटी मदद कर रहा रहेगा, कहाँ से ऑर्डर है? जम्मू से ऑर्डर है, ये एड्रेस से ऑर्डर है। आईटी और बिजनेस प्रोसेस टुगेदर टू सपोर्ट एंड एग्जीक्यूट दी लॉजिस्टिक। तो मतलब सबसे नीचे आ जाओ, एक बार रिवाइज करेंगे। यहाँ पे सबसे नीचे आता है आईटी, यहाँ पे आता है लोग, यहाँ पे आता है बिजनेस। ये लोग क्या काम करेंगे? वेयर हाउस बनाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी करेंगे, मटेरियल तैयार करेंगे। अब ये सब तैयार हो गया, पहुँचाना कैसे? चैनल बनाएंगे, नेटवर्क बनाएंगे, और चैनल और नेटवर्क ऐसे बनाएंगे कि तुमको बेस्ट कस्टमर सर्विस मिले। तो ये पूरा है हमारा लॉजिस्टिक का पार्ट, ठीक है। और लॉजिस्टिक का बेसिक क्या होता है? लॉजिस्टिक का बेसिक काम होता है कस्टमर सर्विस देनी है, इन्वेंट्री हमारे पास सही होनी चाहिए। इन्वेंट्री हमें कैसे रखनी है? इंडिया में एक ही जगह रखनी है या हर स्टेट में रखनी है? तुम्हें इन्वेंट्री सेंट्रलाइज रखनी है या डिसेंट्रलाइज रखनी है? तुम्हारी इन्वेंट्री पॉलिसी क्या रहेगी? 10 का ऑर्डर आता है तो तुम्हें 20 रखना है, या 10 का ऑर्डर 10 ही रखना है? कॉस्ट प्लान बनाना पड़ेगा कि ये ट्रांसपोर्टेशन को कितना खर्चा लगेगा, तुम्हें सप्लाई चेन मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, तुम्हें आईटी लगेगा कि यार यहाँ से ऑर्डर हो रहा है तो ये वेयर हाउस को डिटेल मिल जानी चाहिए, कहाँ से ऑर्डर आ रहा है, कौन सा एड्रेस हो रहा है। लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तुम्हारा स्ट्रक्चर होना चाहिए फ्लो वाइज, एंड देन कम्स इज योर टारगेट्स। यहाँ पे क्या दिया है बच्चों? एक तो कस्टमर सर्विस पॉलिसी एक नंबर होनी चाहिए, इन्वेंट्री लोकेशन पॉलिसी सेंट्रलाइज चाहिए, डिसेंट्रलाइज चाहिए। इन्वेंट्री पॉलिसी तुम्हारे पास अप्रोप्रिएट स्टॉक होना चाहिए, कॉस्ट प्लान बजट तुम्हारा सही होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन करेक्ट चाहिए, आईटी स्ट्रक्चर सही चाहिए, लॉजिस्टिक का स्ट्रक्चर अच्छा चाहिए ना। ये 4 लोग वेयर हाउस में डाल रहे हैं, ये गाड़ी में डाल रहा है, ये उसको पहुंचा रहा है और ये बॉस को रिपोर्ट कर रहा है। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर सही रहना चाहिए। एंड टारगेट्स, तुमको क्या टारगेट अचीव करना है? तुमको 100 लोगों को बेचना है तो उसके तुमको तुम्हारा टारगेट फास्ट लोगों को पहुंचाना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट कस्टमर नेक्स्ट तो तुम लोगों का टारगेट क्या है। दीज आर दी फॉर्मुलेशन। पहला हमने पढ़ा फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक। बस ये समझो कि प्रोडक्शन वाला क्या काम करता है, मार्केटिंग क्या काम करता है, एचआर। तुम्हें ऑटोमेटिकली स्ट्रैटेजीज बनाने आ जाएगी। ओके सो वी आर डन बच्चों। नेक्स्ट मैराथन पे मिलेंगे। सबसे पहले ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर्स को प्रॉपरली पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर से बच्चों मैक्सिमम एमसीक्यूज आते हैं। यू ऑल हैव टू कॉन्स्टेंटली रिवाइज एंड स्टडी ऑल द एमसीक्यूज। ओके, मीट यू ऑल सून।
कोई भी क्वेरी है तो मुझे पूछिए. ओके, थैंक यू सो मच.